sir. Good evening.
हम 2 मिनट में अपना सेशन शुरू करेंगे आज का। हाँ, तो कल हम एथिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, बिजनेस एथिक्स के बारे में। किसी को कल की क्लास का कुछ सेशन का कुछ याद है? एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? एनीवन अगर कोई बताना चाहे, उन्हें एथिक्स का पता, बिजनेस एथिक्स हमने क्या था, उसमें बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी या डिस्कस करी थी। तो फर्स्ट यूनिट हमने कल कंप्लीट कर ली थी। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम आज से हम उसके आगे नहीं कर पाए थे। आई स्टार्ट विद द सेकंड यूनिट टुडे। फिर किसी को फर्स्ट यूनिट में कल कोई इशू आया हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेकंड यूनिट से शुरू करेंगे। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड यूनिट। तो सेकंड यूनिट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन रिटेल बिजनेस। ट्रेड प्रैक्टिसेस या ट्रेड क्या होता है? ट्रेड वर्ड का मतलब किसी को अगर पता हो, ट्रेड वर्ड कॉमनली क्या मतलब होता है ट्रेड वर्ड का? सर व्यापार। हाँ, व्यापार, ठीक है। और कोई कुछ ऐड अप करना चाहे? तो जैसे कि वन ऑफ द लर्नर्स सेड के व्यापार, ट्रेड का मतलब व्यापार ही होता है। सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग या फिर बाइंग ऑफ गुड्स को हम ट्रेड बोलते हैं। अगर हम किसी चीज को खरीद रहे हैं तो वो भी ट्रेड है, किसी को हम बेच रहे हैं तो वो भी ट्रेड है। दोनों चीज ही ट्रेड है। तो फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं? क्या ट्रेड करते टाइम आप अगर कुछ खरीद रहे हैं या फिर आप कुछ बेच रहे हैं
तो कौन सी प्रैक्टिसेस फेयर होंगी, क्या फेयर प्रैक्टिसेस होंगी किसी भी रिटेल बिजनेस में। रिटेल हमने कल भी डिस्कस करा था कि रिटेल क्या होता है। रिटेल कोई भी बिजनेस होता है जिसमें आप एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लेके उसे सेल करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रिटेल शॉप्स होती हैं आपके आपके आस पड़ोस में, वो एक रिटेल बिजनेस है। तो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होंगी, या क्या फेयर लेन देन का क्या एक फेयर तरीका होगा, एक अच्छा तरीका होगा, एक साफ सुथरा तरीका होगा, क्या हो सकता है, कोई भी अगर इस पे बताए। क्योंकि बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है, कोई इसमें कोई इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है कि कोई इसको समझ ना पाए। तो किसी भी रिटेल बिजनेस में, छोटे बिजनेस में, या किसी एक रिटेलर को एक क्या उसकी एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी, क्या उसकी प्रैक्टिसेस होंगी जो उसको फॉलो करनी चाहिए और वो अच्छी होंगी। यही हम इस चैप्टर में करेंगे डिस्कस। तो कोई भी अगर इसके ऊपर बताना चाहे तो बता सकता है। क्या सर? कि किसी भी बिजनेस में, रिटेल बिजनेस में फेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, क्या ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो फेयर होंगी, अच्छी होंगी, क्या क्या ऐसी प्रैक्टिस है, मतलब क्या क्या चीजें हम फॉलो करेंगे किसी भी रिटेल बिजनेस में। सर गुड्स होंगी। प्रैक्टिसेस, प्रियांशी, प्रैक्टिसेस मतलब आप क्या चीजें फॉलो करेंगे उस उसमें, अपना जो रिटेल बिजनेस है उसके अंदर क्या चीजें फॉलो करेंगे, अच्छी चीजें क्या फॉलो करेंगे आप, क्या प्रैक्टिसेस ऐसी होंगी जो अच्छी होंगी। प्रैक्टिस का मतलब होता है क्या नेचर, आप क्या फॉलो करेंगे, क्या चीजें। सर उससे मतलब कि उसका नेचर अच्छा होना चाहिए दुकानदार का, और खरीदने वाला भी अच्छा होना चाहिए, और उससे मतलब कि गुड्स मतलब कि जो चीज खरीद रहा हो वो मतलब कि अच्छी होनी चाहिए। जब अच्छी चीज होगी तभी तो मतलब कि तभी तो व्यक्ति दोबारा आएगा। जी, ये एक प्रैक्टिस हो गई। और कोई कुछ इस पे बताना चाहे, ऐड अप करना चाहे। क्योंकि एक डिस्कशन सेशन है, एक क्लासरूम सेशन नहीं है, तो आप सब अपना पार्टिसिपेट करें। कुछ भी आप गलत या सही कुछ भी बता सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हम उसको करेक्ट मिलके करेंगे। तो और कोई कुछ इस पे बताना चाहे तो बता सकता है। क्या फेयर प्रैक्टिसेस होती है किसी भी बिजनेस की, किसी भी रिटेल बिजनेस की, या किसी भी नॉर्मल बिजनेस की भी क्या फेयर प्रैक्टिसेस होंगी। और भी सर बताएं। चलिए फिर इसको शुरू करते हैं, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास अभी बताने के लिए कुछ है। तो फेयर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, क्या है, हम सारा इसमें थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू इसका लेने की कोशिश करेंगे। तो फेयर ट्रेड का मतलब होता है कि कोई भी आप अगर कोई भी लेन देन कर रहे हैं, ट्रेड का मतलब होता है लेन देन। और कोई भी अगर आप लेन देन कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आप एक एक फेयरली सारा उसमें लेन देन करते हैं, उसके अंदर अगर आप कोई मनी इन्वॉल्व है, अगर पैसा कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो वो कॉस्ट फेयर हो। अगर आपका जो बिहेवियर है वो फेयर हो, जो बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं वो सारे आप फॉलो करते हैं, एथिकल अपना बिहेवियर रखते हैं। एथिकल का मतलब होता है आप साफ सुथरा एक अपना बिहेवियर रखते हैं। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज को करने के आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। कि मैं फॉर एग्जांपल, आप एक छोटे रिटेलर हैं, सेलर हैं, और आप कुछ चीज सेल कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि आप कस्टमर को चीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है आप सारे अपने प्रिंसिपल्स रखें एज ए बिजनेसमैन। आप अगर अपने बिजनेस में अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं कि आई विल नॉट चीट, मैं चीट नहीं करूंगा, मैं एक फेयर प्राइस रखूंगा या रखूंगी, और मैं सारे अपने जो एक कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का, कि मैं इस पे 10% ही मार्जिन लूंगा, ये मेरा प्रिंसिपल है। एक प्रिंसिपल हो सकता है कि that मैं एक 10% ही मार्जिन लूंगा। तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं किसी भी ट्रेड के, किसी के लेन देन के। या फॉर एग्जांपल हम कुछ खरीद रहे हैं, तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि किसी सेलर ने आपको कोई भी पैसा लिया, उसके बाद आपको ज्यादा पैसे वापस कर दिए, तो आपका एक प्रिंसिपल होगा कि आप उसको पैसे को वापस कर दें। आप एक फेयर अपना वो रखें, एक अपना जो एथिकल बिहेवियर रखें। प्रियांशी बताएं क्या इशू है।
सर मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे कंपनी ने हमको मतलब कि वन वन मंथ का मतलब कि से बात की, उसने हमें 10% पे माल दिया, ठीक है, और फिर मतलब कि माल दिया है जो 10% पे ये भी हो सकता है। ध्यान से दोबारा बताएं, समझ नहीं आई आपकी बात। मैं कह रही हूँ जैसे मैंने कंपनी से बातचीत की और उससे 10% मतलब कि उससे मैंने पूछी कितने परसेंटेज पे माल दोगे, उसने कहा 10% पे, जी 10% पे उससे माल लिया, और मतलब कि लॉस या कुछ भी होता है तो मतलब कि वो क्या कहते हैं, तो फिर सर दोनों लोगों को मतलब कि वो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? अरे क्या कहते हैं, दोनों लोगों को क्या हानि सहनी पड़ेगी। नहीं प्रियांशी, आप जो बात कर रहे हैं लेना और देना, ये तो डिपेंड करता है कि आप अगर पार्टनर हैं, अगर आप दोनों पार्टनर हैं तो आपने कैसे एक एग्रीमेंट करा हुआ है आप अपने बीच में। हमने एग्रीमेंट के बारे में भी शुरू में पढ़े थे, कुछ चैप्टर्स में हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था, दूसरे जो एक कोड था उसमें। अगर आपके बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि अगर लॉस होता है तो दोनों को झेलना है, तो आप दोनों झेलेंगे। अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है कि कोई एक ही झेलेगा, तो वो एक ही झेलेगा। तो वो तो एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पे कि आपने कैसी पार्टनरशिप करी है। पार्टनरशिप हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो पहले। पार्टनरशिप टाइप ऑफ बिजनेस एक 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 टॉपिक था जो हमने पढ़ा था पहले। उसके अंदर बताया था कि आप एक एग्रीमेंट करते हैं, दो, अगर 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, किसकी कितनी पार्टनरशिप है, कौन कितना लॉस है जो वो झेलेगा, अमाउंट ऑफ लॉस दैट अ पर्सन विल बियर। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप शिप टाइप ऑफ बिजनेस में आएंगी। अभी हम फेयर ट्रेड पढ़ रहे हैं। फेयर ट्रेड मतलब एक साफ सुथरा लेन देन कह सकते हो आप फेयर फेयर ट्रेड को, हिंदी में अगर आप ओके सर। समझे तो। तो फेयर ट्रेड में सिग्निफिकेंस मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका, फेयर ट्रेड हमें क्यों करना चाहिए। तो वही है, फेयर ट्रेड से क्या होता है कि अगर हम एक फेयर रखते हैं अपना लेन देन, अगर हम फेयर रखते हैं तो उससे हमें आगे बढ़ने का भी हमें मौका मिलेगा। हमें विल बी हैविंग मैनी सरकमस्टांसेस जहां पर हमें एक एक फेयर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमने एक बना लिया है। कल भी हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेरे कुछ कंज्यूमर्स हैं, मैं किसी से कोई प्रोडक्ट्स उठा रहा हूँ, रॉ मटेरियल उठा रहा हूँ और मैं अपने कंज्यूमर्स को बेच रहा हूँ। अगर मैं सबके साथ एक फेयर एनवायरनमेंट, एक फेयर ट्रेड बना के रखता हूँ, मैं अगर लेने में भी फेयर एनवायरनमेंट बना के रखता हूँ और अपने प्रोडक्ट को देने में भी एक फेयर एनवायरनमेंट बना के रखता हूँ, आई एम हैविंग फेयर ट्रेड बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग, तो मेरा एक रेपुटेशन बन जाएगा। आई विल बी हैविंग ए रेपुटेशन इन द मार्केट। उस रेपुटेशन की वजह से मुझे अपना बिजनेस ग्रो करने में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक रेपुटेशन है तो मुझे कोई भी क्रेडिट देने में, यानी कि पैसा उधार देने में बड़े आसानी से कोई भी मान जाएगा, क्योंकि उसे पता है दैट द पर्सन इज फेयर। वो कोई भी एक रिलेशंस अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि रिलेशंस अच्छे बन गए हैं, फेयर ट्रेड हो गया है, तो आपको एक अपना बिजनेस बढ़ाने का भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा। अगर आपके जो ट्रस्ट ही नहीं है किसी भी ना आपके बायर्स में ट्रस्ट है, ना आपके कंज्यूमर्स में ट्रस्ट है, तो उस केस में ना आपसे कोई कुछ खरीदना चाहेगा, ना आपको कोई कुछ रॉ मटेरियल बेचना चाहेगा। सर उस चीज में आप अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। बताएं। सर रिपीटेड कर दीजिए आप ये वाला पॉइंट जो अभी पढ़ा रहे थे, क्योंकि मैं चली गई थी थोड़ा काम से। रियांशी, आपको यहीं पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बार बार चले जाएंगे तो सारे बच्चों को दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। पर फिलहाल मैं अभी ये रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि आप आगे नहीं जाके सर, आप थोड़ा सा काम था आप इस अपने वजह, सेशन में सॉरी सर। बैठते हैं तो बार बार रिपीट नहीं हो सकती एक चीज, सिर्फ ओके एक सर। स्टूडेंट के लिए। अगर सब स्टूडेंट को कोई इंटरप्शन होती है तो हाँ ऑफ कोर्स वो रिपीट होगी। तो कोई भी ट्रेड फेयर तभी होगा जब आप अगर अपने बायर्स को, अपने सेलर्स के साथ एक रेपुटेशन बनाते हैं, अगर आप टाइम पर पे करते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए, एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पे उनको पता है कि आप एक फिक्स्ड सेल करते टाइम आप एक फिक्स्ड अमाउंट एक प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं। उन्हें पता है, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, आप बहुत बार शॉप पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आप किसी ऐसी शॉप पे जाते हैं जो बहुत ज्यादा रेट बता देते हैं आपको, फिर आपको उनको बार्गेन करके एक रीजनेबल रेट पे लेके आते हैं। फिर आप एक दूसरी शॉप पर जाएंगे जहां पर एक फिक्स प्राइस रहता है, उन्होंने लिखा होता है, दे हैव रिटन कि एक फिक्स प्राइस है। उस फिक्स प्राइस में उन्हें पता होता है कि उन्हें 10% या 12% या 15% जो भी उन्हें मार्जिन लेना है वो लेना ही है, ना वो उससे ज्यादा बताएंगे ना वो उससे कम बताएंगे।
तो ऐसी शॉप्स पे मोस्ट प्रोबेबली आपका एक ट्रस्ट होता है, आप सीधा जाते हैं, आप उनसे ना कोई बार्गेनिंग करते हैं ना कुछ करते हैं, आपको पता है कि उनका एक प्राइस रिजनेबल होगा और उसी प्राइस पे आप उस चीज को खरीदेंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। आप मिसाल देते हैं दूसरों के आगे भी कि हाँ उस शॉप, वो शॉप पे आप अगर जाते हैं या उस बिजनेस के पास अगर आप जाते हैं, यू आर गोइंग टू दैट बिजनेस। अगर शॉप की बात करें, शॉप एक छोटा बिजनेस है, अगर हम इसी में बहुत बड़े कॉर्पोरेशन की बात करें तो एक बड़ा बिजनेस है, तो बहुत बड़े कॉर्पोरेशन में भी सेम चीज चलती है। ट्रस्ट बिल्डअप वही होता है जहां पर आप अपने रूल्स, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। आप अपना एक, अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप एक रिजनेबल प्राइस पे बाय करते हैं और साथ के साथ आप पे कर देते हैं, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो आप एक रिजनेबल प्राइस पे सेल करते हैं किसी भी चीज को, तो एक बिल्डअप हो जाता है जिसकी वजह से आपको बिजनेस ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि तो थर्ड पर्सन जो आपसे खरीद रहा है कोई चीज या जो आपको बाय कर रहा है, वो औरों को भी रिकमेंड करता है कि आप उनके साथ एक बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि दैट पर्सन इज रिलायबल, वो रिलायबल है। तो ये सारी चीजें ही इसके इस टॉपिक के अंदर आएंगे, उसमें अलग अलग पॉइंट्स आ जाएंगे, जैसे कि एथिकल कंजम्पशन। एथिकल कंजम्पशन वही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। Fair trade's enduring significance can be distinctly observed in its profound influence on consumer behavior। तो इसका मतलब वही है कि कंज्यूमर के बिहेवियर, आपका जो फेयर ट्रेड है, जो आपका फेयर लेन देन है, उससे कंज्यूमर के बिहेवियर का भी एक आपको चेंजेस दिखाई देंगे कंज्यूमर के बिहेवियर में भी, क्योंकि आप फेयर ट्रेड कर रहे हैं तो कंज्यूमर आपके पास ज्यादा आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है कम्युनिटी डेवलपमेंट। एक डेवलपमेंट होगी, अगर आप फेयर ट्रेड करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब आपके जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि आप एक फेयर ट्रेड कर रहे हैं तो आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे हो जाएंगे, तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाएगी, सबको सब पता होगा, दैट एवरीवन विल बी नोइंग कि भाई यहाँ पर ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है, दैट देयर इज नो हार्म इन हैविंग ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट और विद दैट काइंड ऑफ पर्सन। एक कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, सबको पता होगा कि यहाँ इस सर्कल में अगर हम ट्रेड करते हैं या इस सर्कल में हम लेन देन करते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हानि नहीं होगी। तो ये सारा आ जाता है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर ट्रेड। प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट रिपीट होंगी क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो फेयर ट्रेड के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और स्टैंडर्ड क्या होते हैं, वही जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे। फेयर प्राइसेस, फेयर प्राइसेस एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। कोई भी आप बिजनेस करते हैं, अगर आप एक फेयर प्राइस रखते हैं तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ फेयर प्राइस। देन फेयर लेबर कंडीशंस, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आप एक कंपनी चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ स्मॉल कंपनी, उसके अंदर 10 लोग काम करते हैं, तो फेयर लेबर कंडीशंस का मतलब होता है आप उनको कैसी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो आपके एम्प्लॉयज हैं तो भी, अगर वो आपके लेबर हैं तो भी, उनको कैसी कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या आप उनको फेयर वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि उनकी सैलरी आप फेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जितना उनसे काम करवाना चाहिए उतना ही करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 8 घंटे का बोल के आप उनसे 12-12, 10, 16-16 घंटे काम करवा रहे हैं। तो ये सारा फेयर लेबर कंडीशंस के अंदर ही आ जाता है, आप उनको कैसी कैसी कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो एक आईटी कंपनी है तो आप उनको एक प्रॉपर एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिसमें बैठ के वो आप आराम से काम कर सकें। अगर आपका लेबर का कोई वर्क है तो आपको लेबर कंडीशन, यानी कि आपको कोई एक चाइल्ड लेबर के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, फोर्स लेबर के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को लेबर के लिए, चाइल्ड लेबर आप नहीं लगा सकते हैं। ये सारे रूल्स आपको, कंडीशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर कोई लेबर फैक्ट्री की बात है तो आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, यू हैव टू गिव अ सेफ एनवायरनमेंट। ये आपका प्रिंसिपल होगा। किस चीज का प्रिंसिपल होगा? फेयर ट्रेड का, कि आपको ये चीजें प्रोवाइड करनी है किसी भी लेबर को, सो दैट ही और शी कैन वर्क प्रॉपरली, वो अपने प्रॉपरली वर्क कर पाए, उसके बाद अपने घर जा पाए एंड दे कैन एंजॉय देयर लाइफ ऑल्सो। खाली काम ही ना करें। डायरेक्ट ट्रेड, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, ये भी एक प्रिंसिपल है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अगर आप ट्रेड करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस आप करते टाइम एनवायरमेंट को भूल जाएंगे। यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप एनवायरमेंट की सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान देंगे। आप कोई भी, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब एनवायरनमेंट एनवायरमेंट होती है जो हमारी लिविंग कंडीशन है, जो ये आप सर माहौल हो गया, माहौल। म्यूट कर दीजिए, है ना। तो अभी जिसमें हम एनवायरनमेंट की, यहाँ पे माहौल भी एक ठीक है एनवायरनमेंट का। अगर हम किसी एक ऑफिस के अंदर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो एक एनवायरनमेंट माहौल हो गया। अगर हम अपने अर्थ की बात करते हैं तो पर्यावरण जो होता है वो एनवायरनमेंट, हिंदी में अगर हम बात करें तो पर्यावरण नहीं बोलते हैं एनवायरनमेंट को।
तो अगर हम किसी एक ऑफिस स्पेस की बात करें जहाँ 10 लोग काम करें तो वहां पे भी हम बोल देते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट, तो वो एक काम करने का माहौल होता है, जैसे कि वन ऑफ द लर्नर सेड। पर यहाँ पर हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण की बात कर रहे हैं। हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो हमें पर्यावरण का भी ध्यान करना है, एनवायरमेंट का भी ध्यान करना है। क्यों ध्यान करना है? अगर फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऐसी फैक्ट्री है इन विच यू आर वर्किंग विद केमिकल्स, आप अगर केमिकल्स की साथ वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपने जो प्लेनेट है यानी कि अर्थ है उसका भी ध्यान रखें। आप उसका एक एक बैलेंस बना के रखें। ऐसा नहीं है कि जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट डिप्लॉय हो रहा है, डाला जा रहा है, वहीं पे आप अपनी फैक्ट्री सेटअप करें और वो वहीं पे ही आप और वेस्ट प्रोडक्ट बना दें। आपको एक बैलेंस बना के रखना है। अगर आप फॉर एग्जांपल, आपने बहुत बार सुना होगा कि आप एक ट्री काटते हैं तो आपको 10 लगानी है, दैट इज काइंड ऑफ बैलेंस ओनली। क्या आपको अपनी एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबिलिटी रखना है, ये भी एक प्रिंसिपल है फेयर ट्रेड का। कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर आप फेयर ट्रेड करते हैं यानी कि आप एक फेयर लेन देन कर रहे हैं, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट हमने अभी भी डिस्कस किया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही, कि एक एक एनवायरनमेंट, एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पढ़ें, बियॉन्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल एम्पावरमेंट, फेयर ट्रेड इनिशिएट्स ट्रेड अ पाथ दैट लीड्स टू comprehensiveness development of entire communities. It is not solely about individual gain but about collective advancement. तो इसमें what the author is saying दैट अगर आप एक फेयर ट्रेड करते हैं, एक फेयर लेन देन करते हैं, एक साफ सुथरा लेन देन करते हैं, तो आपको अकेले को फायदा नहीं होगा उसका। आपके एनवायरमेंट, आपके आपसे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग, उन सबको फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? आप इसको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, अगर आप उसमें एक फेयर लेन देन करते हैं, आप उसमें जो अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो फेयरली सेल कर रहे हैं, आपको पता है कितना मार्जिन लेना है, आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको फेयरली खरीद रहे हैं, उसका जो पैसा है वो फेयरली पे कर रहे हैं, एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है एक क्लियर एक बहुत साफ सुथरा एक लेन देन का प्रोसेस शुरू पता चल जाता है, जिससे जिसमें सबको पता होता है कि क्या चीज हो रही है कंपनी में, किसी बिजनेस में क्या चीज हो रही है। उसकी वजह से एक प्रॉफिट अगर आपके पास आता है तो आप उस प्रॉफिट को शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास बाई चांस लॉस होता है तो क्योंकि सबको पता है, हर एम्प्लॉय को पता है कि लॉस हुआ है, तो मिलके काम करते हैं, कम्युनिटी बन जाती है और मिलके काम करते हैं। उन्हें पता है कि हमने शायद इस बार दे हैव नॉट परफॉर्म वेल, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो वो मिलके एक मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं मिलके? क्योंकि उनको सब कुछ साफ साफ क्लियरली पता है कि क्या हुआ है, क्या गलती हुई है, क्या नहीं हुई है। अगर कोई भी चीज क्लियर होगी नहीं आपस में, कम्युनिटी में एक एक क्लियर नहीं होगी, एक एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्लियर ही नहीं है चीजें, किसी को पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, तो उस केस में वो एक जो कम्युनिटी डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो नहीं बनेगा। लोग मेहनत नहीं करेंगे, लॉस होने पे मेहनत नहीं करेंगे, बिकॉज वो बॉदर ही नहीं करेंगे, दे डू नॉट हैव एनी आइडिया कि ये लॉस हुआ क्यों, दे विल नॉट बॉदर। और एक जेंडर इक्वालिटी, ये जेंडर इक्वालिटी एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, ये आप बहुत सारी जगह पर डाल सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी वाला जो पॉइंट है, कहीं पर भी जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फेयर ट्रेड हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है एक जो जेंडर, आपको पता है दो जेंडर होते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर थर्ड जेंडर की बात करें तो जितने भी हमारे जेंडर्स हैं उनके बीच में अगर इक्वालिटी है, अगर वो इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई विमेन है तो उसको कम वेजेस पे कर रहे हैं कोई, जबकि काम वो इक्वल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, बोथ विमेन एंड मेन दोनों उतना ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि विमेन को आप कम पे कर रहे हैं या मेन को आप कम पे कर रहे हैं, आप कोई भी जेंडर हो उसको कम पे कर रहे हैं। तो जेंडर इक्वालिटी किसी भी बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तन्मय ने हैंड रेज किया था। सर भेदभाव हो गया ना सर? क्या हो गया? भेदभाव सर, भेदभाव। बिल्कुल बिल्कुल, जेंडर इक्वालिटी भेदभाव ही होता है। अब हम जितने भी जेंडर रिकॉग्नाइज करते हैं इंडिया में, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर या जो भी है, जितने भी हमारे जेंडर्स हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उन जेंडर्स के बीच में कोई भी उन जेंडर्स के बीच में कोई भी भेदभाव, कोई भी नहीं होना चाहिए। ये भी एक हमारा प्रिंसिपल है फेयर ट्रेड का। मतलब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। प्रिंसिपल्स का मतलब वही होता है कि जो हम चीज फॉलो करनी चाहिए अगर कोई भी बिजनेस हमें अच्छे से चलाना है। अब स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर ट्रेड, ये चीजें फिर दोबारा थोड़ी सी वही आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार। फेयर ट्रेड प्राइस हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर ट्रेड मतलब क्या क्या आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करने हैं। तो आपको एक प्राइस मेंटेन करना है, ट्रेड प्राइस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन,
जो सप्लाई चेन है वो ट्रांसपेरेंट, हम ये भी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अगर किसी को पता हो बिजनेस में सप्लाई चेन क्या होती है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ जी, बताएं बताएं। सप्लाई चेन वो होता है जैसे हर हर कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे पे डिपेंड होती है। वो हम्म अगर कोई भी प्रोडक्ट बनाती है तो वो रॉ मटेरियल दूसरे यहाँ से लेती है हम्म और और फिर वो बना के किसी और को बेचती है। इस हम्म चेन सिस्टम को ही सप्लाई चेन बोलते हैं कि रॉ हम्म मटेरियल कहीं से लिया, फिर उसको कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया, फिर वो हम्म, कंज्यूमर या सेलर तक वो ये प्रोडक्ट बेचा। इस एक्टिविटीज को सप्लाई चेन बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। अगर और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकता है, नहीं तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि वन ऑफ द लर्नर्स सेड कि सप्लाई चेन कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसके अंदर एक चेन क्रिएट हो जाती है। दैट चेन कैन बी के एक एक जो प्लांट होगा वो हमें कोई चीज प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा प्लांट हमें कोई और चीज प्रोवाइड कर रहा है, तीसरा प्लांट उसी में को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो चौथा प्लांट उसी को मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल कर रहा है। या आप एक कॉमन सा एक एग्जांपल ले लें कि आप एक बहुत छोटी सी फर्म है जो कुछ मैन्युफैक्चर करती है। अगर आप एक नोटबुक मैन्युफैक्चर कंपनी है, आप एक नोटबुक मैन्युफैक्चर करती हैं या रजिस्टर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो आपके पास एक सप्लाई चेन होगी। सप्लाई चेन क्या होगी? जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे, जिससे आप एक मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग होगी एट द एंड जाके उसकी उस नोटबुक की, या कोई भी आप प्रोडक्ट ले लें, कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो सकती है। तो एक सप्लाई चेन क्रिएट हो जाती है। उस सप्लाई चेन के बीच में ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? दैट आपके आपको जितना भी प्रोडक्ट चाहिए पीछे कंपनी से, उस चेन में जितना भी प्रोडक्ट चाहिए, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको एक कंपनी से आपको रॉ मटेरियल उठाना है। फिर दूसरी जो रॉ मटेरियल को वाली कंपनी को एक बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप एक मंथ में कितना रॉ मटेरियल उठाते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्लियर है, बिल्कुल आइडिया क्लियर है, उनको कोई डाउट नहीं है, देर इज नो डाउट कि वो आप इस बार ऐसा कि आपने लास्ट टाइम तो फॉर एग्जांपल 5 टन ऑफ समथिंग, 5 केजीज ऑफ समथिंग मांग लिया, आप नेक्स्ट मंथ 15 केजीज एकदम से मांग रहे हैं, 50 केजीज एकदम से मांग रहे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आपको क्लियर आइडिया होता है कि कितना सामने वाली कंपनियां हमारी जो सप्लाई चेन में कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितना मैन्युफैक्चरिंग अब नेक्स्ट मंथ में होने वाला है। तो अगर ये सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहेगा, ट्रांसपेरेंट मतलब सबको, जितने भी उस चेन में इन्वॉल्व हैं लोग, उन सबको पता है कि कितना कितना क्या चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, या कितनी कितनी क्या चीज सेल हो रही है। एक ट्रांसपेरेंसी चल रही है, कितनी कितनी क्या चीज अब नेक्स्ट मंथ में चाहिए, क्या बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा, ये सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहेगा, तो जो ट्रेड है वो बहुत इजी हो जाएगा। ये इजी इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको कोई सबको एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है कि क्या क्या कितनी चीज कितनी करनी है। एवरीवन नोज एवरीथिंग। और उसकी वजह से जो लॉस होने का एक रिस्क रहता है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस इसलिए नहीं होगा। लॉस मोस्टली उन केसेस में होता है जब कोई भी जो कंपनी है या कोई भी एक पर्सन है, अगर हम पर्सन की बात करें, लॉस उस केस में ही होता है जब आपको आइडिया नहीं होता कि हो क्या रहा है। अगर आपको सर बताएं। जैसे कोई कंपनी है एक, मतलब कि वो दिवालिया मतलब कि वो जब जब माल नहीं बिकता है तो वो नहीं, क्या कहते हैं, वो छोड़ के चली जाती है, तभी लॉस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप एक ट्रांसपेरेंट एंड सप्लाई चेन रखेंगे, सबको पता है कि कितना जो प्रोडक्ट है वो सप्लाई करना है, सबको पता है कि आगे कितना प्रोडक्ट नीडेड होगा, सबको पता है कि पिछली बार कितना प्रोडक्ट था, कितना लॉस हुआ था, कितना फायदा हुआ था, तो उस केस में लॉस होने के बड़े कम चांसेस हो जाते हैं। या फिर अगर लॉस हो भी जाता है तो क्योंकि सबको पता है कि अब अगर लॉस हुआ है तो नेक्स्ट टाइम हमें कम चीज मैन्युफैक्चर करनी है, एक ट्रांसपेरेंट चेन हमारी बनी हुई है,
तो क्योंकि सबको ऑलरेडी पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो उस केस में लॉस को बियर करने का भी जो एक वो होता है, एक हमारा चांस। तो अगर फेयर चेन होगी तो सबको क्योंकि आइडिया है, तो वो लॉस होने का बहुत ही कम चांस हो जाता है। लॉस हो भी जाता है तो आप उसको कोप अप कर सकते हैं, यानी कि आप उसको झेल सकते हैं, एक क्योंकि एक क्लियर एक एनवायरनमेंट चल रही है। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वही आ जाएंगे जो हम अब तक बात कर रहे थे, कि आपको एक जो भी प्रोडक्ट आपको बना रहे हैं, आजकल आपने बहुत सुना होगा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो आपको अपने जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जो आपकी पर्यावरण की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है तो आप बस कुछ भी बना देंगे, आप उसको एनवायरनमेंट का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। आजकल जो एक ऑर्गेनिक का चला हुआ है, वो इसी इसी वजह से है कि आप केमिकल्स कम यूज कर रहे हैं, एक ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा यूज कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं हो रहा है उनकी वजह से। फिर देखिए जेंडर इक्वालिटी फिर दोबारा आ गया है। जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा पॉइंट है जो आप बिजनेस में कहीं पर भी डाल सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी बहुत जरूरी है, ये एक प्रिंसिपल भी है, ये एक स्टैंडर्ड भी है जो आपको मेंटेन करना है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होता है, जैसे कि डेमोक्रेटिक, हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है, अगर आपकी कंपनी है, 10 लोग हैं, उसमें 15 लोग हैं, सारे मिलके एक डिसीजन ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक छोटी कंपनी है, 15 पर्सन उसमें काम करते हैं, एक उसमें से एक हेड है जो, तो अगर हेड कोई डिसीजन ले रहा है तो वो सबका एक अगर एक सबकी सलाह लेता है कि आप कितना कितना काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपको फायदा हो रहा है, क्या आपको नुकसान हो रहा है, और उसके बेस पे एक डिसीजन लेता है एट द एंड। तो ये भी एक स्टैंडर्ड है जिससे आपको फायदा ही होगा हमेशा। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप एक हेड हैं एक कंपनी के जिसमें 10 लोग काम करते हैं, अगर आप बिना उनसे पूछे ही यू आर टेकिंग अ डिसीजन, और क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि कौन क्या काम कर रहा है, या पता भी है तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि कितनी किसकी एफिशिएंसी है, कौन कितना काम कर सकता है, और फिर भी आप एक कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का डिसीजन ले लेते हैं, या कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन ले लेते हैं। आप ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, पर आप अपने एम्प्लॉयज से बिना पूछे एक और प्रोडक्ट बनाने का सोच लेते हैं, उनकी उनकी एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट नहीं रखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका पिछला प्रोडक्ट है वो भी चलना बंद हो जाए, क्योंकि उनके पास वो ओवरलोड हो जाएंगे सेकंड प्रोडक्ट से, और वो अपना पिछले प्रोडक्ट पे भी काम नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रखते हैं, आप उनसे बात करते हैं कि अगर हम एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीजों की नीड होगी, इफ वी नीड मोर एम्प्लॉयज और नॉट, और ये सारी चीजें हम डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट रखते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपको अगर अपना बिजनेस है उसको ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो डेमोक्रेटिक भी आपको रखना है अपना एनवायरनमेंट। तो ये सारे स्टैंडर्ड हैं जो आपको मेंटेन रखने हैं। जेंडर इक्वेलिटी होगी, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरनमेंट के प्रति पर्यावरण के प्रति आपका एक वो हो गया, प्रिंसिपल हो गया आपका, एक एनवायरनमेंट के प्रति कोई भी आपका एक कि आप कितना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं एनवायरनमेंट के प्रति, ये सारे आपके स्टैंडर्ड्स हैं, आपको ये मेंटेन करने ही करने हैं बिजनेस में। अगर आप इनको मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फेयर ट्रेड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस, प्रोडक्ट क्वालिटी, लेबलिंग, पैकेजिंग, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, पीपल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये क्या चीजें हैं, अगर हम इनकी बात करें, कंज्यूमर अवेयरनेस क्या होता है, अगर हम इनको एक ओवरव्यू लें। कंज्यूमर अवेयरनेस है कि आप अपना एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट, अगर कंज्यूमर उसके बारे में अवेयर ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट सेल कैसे होगा। पर अगर आप उसको अवेयर करवा रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग दैट कंज्यूमर अवेयर, तो आप उसको गलत चीज नहीं बताएंगे। फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बहुत बार, यू आर वॉचिंग एन एडवर्टाइजमेंट किसी भी प्रोडक्ट की, तो फेयर ट्रेड का मतलब क्या होगा, अगर आप उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल फेयरली कर रहे हैं, आप जो उसमें बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ठाक बता रहे हैं, आप ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ झूठ बोल रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट वो चीज कर भी नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल हम बहुत बार कॉस्मेटिक सोप्स की देखते हैं, फेयरनेस क्रीम्स की बात करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है फेयरनेस क्रीम्स में कि वो ऐसा क्लेम कर देते हैं कि आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगी, आपको जस्ट एक बार अप्लाई करना है, 2 बार अप्लाई करना है। तो वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में नहीं आता।
अगर उनका प्रोडक्ट सच में ऐसा कर सकता है तो वो दैट इज फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बट अगर ऐसा प्रोडक्ट वो नहीं कर सकता तो वो फेयर ट्रेड नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट क्वालिटी में आपको, अगर आप एक एक कोई भी अगर हम फेयरनेस प्रोडक्ट की बात करें, एक सोप की बात करें, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप अपने कंज्यूमर्स को एक सोप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी ही होनी चाहिए, कि आप, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके कंज्यूमर्स के सीधा स्किन पर अप्लाई होगा, उनको सीधा अफेक्ट करेगा, तो उसकी क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन करना भी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी। लेबलिंग अच्छे से करना। लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका लेबल कैसे करते हैं, उसको जो पैकेजिंग होगी उसके ऊपर जो लेबल आता है, पैकेजिंग के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी लेबलिंग के अंदर आ जाएगी। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं पैकेजिंग के ऊपर, तो वो सारी अगर आप करेक्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड प्रोडक्ट्स में आप देखते होंगे पीछे कि इतना प्रोटीन है, इतना कैल्शियम है, अगर वो सारी चीजें आप लेबलिंग में और पैकेजिंग में सही प्रोवाइड करते हैं तो एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। प्राइसिंग आप फेयर रखते हैं, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा हिट है, मतलब अच्छा कर रहा है, तो आपको फेयरली वहां पर एक अपना प्रोडक्ट वहां पर प्रोवाइड कराना है। अगर आप वहां प्रोवाइड कराते हैं उतना ही प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि आपको एक एक जगह से डिमांड ज्यादा आ रही है तो आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज करके उसकी डिमांड बढ़ा दें, ऐसा नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन आपको उतनी ही करनी है जितना आप कर सकते हैं, आपको उससे ज्यादा प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज करके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी। प्रमोशन वही आ जाता है, कंज्यूमर अवेयरनेस और प्रमोशन एक ही बात है। आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो आपको फेयरली एडवर्टाइज करना है, वो एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी, आप उसमें झूठ नहीं बोलेंगे। पीपल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कम्युनिटी या लोगों के लिए कितना फायदेमंद है, इफ दैट प्रोडक्ट इज विल बेनिफिट पीपल, वो आपको ध्यान में रखना है। कम्युनिटी को बेनिफिट करता है, कम्युनिटी मतलब आप कोई भी एक नॉर्मल आप एक प्रोडक्ट की बात कर लें, अगर हम जब से हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम सोप की ही बात करें, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप एक फेयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर आप सोप की बात करते हैं तो कोई भी अगर पर्सन है, कोई भी एनी पर्सन इट में बी, वो सोप कब अप्लाई करता है, जब वो कहीं से डर्ट लेकर आता है, इफ ही और शी इज हैविंग जर्म्स, अगर वो कहीं से गंदे, अगर आप हाथ गंदे करते हैं तो आप सोप अप्लाई करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर वो सोप अच्छी तरह से मैन्युफैक्चर्ड ही नहीं है तो वो किसी भी तरह से फायदा, ना लोगों को फायदा करेगा ना कम्युनिटी को फायदा करेगा। बट अगर वो प्रोडक्ट अच्छे से बना हुआ, तो सोप अच्छे से बना है, तो डेवलपमेंट कैसे होगी कम्युनिटी की। आप टीवी में बहुत बार ऐड देखते होंगे, नेशनल चैनल पे बहुत बार ऐड आती थी कि अगर आप सोप से हाथ धो रहे हैं और उसके बाद खाना खा रहे हैं तो आपको जो डिजीजेज होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो कम्युनिटी इसी तरह डेवलप करेगी, आप सोप से हाथ धो रहे हैं, आप अच्छे से खाना खा रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे से खाना खा रहे हैं, या जो खुद बच्चे हैं वो अच्छे से खाना खा रहे हैं, तो एक डेवलपमेंट होगी कम्युनिटी की। वो बीमार कम पड़ेंगे, वो अच्छे से अपना माइंड लगा पाएंगे, वो हर चीज में अपने अच्छे से माइंड लगा पाएंगे, जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ पाएंगे क्योंकि वो बीमार नहीं हो रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट अच्छा बनाने से बहुत ज्यादा एक फायदा होता है किसी भी चीज में। तो ये सेकंड यूनिट यहीं पे खत्म होती है, हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। वह 1 या 2 मिनट लेते हैं हम, कि अगर कोई किसी को इशू है तो वो पूछ सकता है सेकंड यूनिट में, वैसे बहुत कॉमन सा टॉपिक है, तो किसी को भी कोई इशू है तो वो पूछ सकता है। हम 1 मिनट का गैप लेते हैं, 31 पे शुरू करेंगे हम। तो आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं है, तो हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। थर्ड यूनिट है कंज्यूमर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन इन रिटेल।
एथिकल कंसिडरेशन। तो कंज्यूमर प्रिवेसी या डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, किसी को अगर इसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो बता सकता है। कंज्यूमर प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन या किसी भी एक के बारे में। सर इसमें ये होता है कि सर मतलब जो भी कस्टमर हमसे जो भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस अगर ऑनलाइन लेते हैं तो उससे पहले तो कुछ उनका जो डाटा वगैरह होता है वो वहाँ से चोरी ना हो, मतलब कोई और मिसयूज ना हो, उसको कंपनी को उसके बारे में ख्याल रखना होगा कस्टमर को, ताकि उसमें भरोसा हो कि उनका डाटा भी जो डाटा है उनका जो प्राइवेसी वो सब सही रहेगा। हाँ, तन्मय ने बिल्कुल ठीक बताया, और कोई कुछ ऐड अप करना चाहे तो कर सकता है। जो हमारे और कंज्यूमर के बीच में, कंज्यूमर और जो सेलर के बीच में जो डील है, वो जो एग्रीमेंट है वो किसी और को ना पता चले। जो प्राइस है प्रोडक्ट की, जो उनकी और जो उनकी डेटा हो वो किसी और को पता न लगे, जिससे उसके डेटा को ये बाहर या स्टेक होल्डर प्रोटेक्ट कर सके, वो किस रेट पे उसको मटेरियल देगा। ये सारी दोनों चीजें ही बायर और सेलर के बीच में ही पता है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? आप लोग कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, ये एक डिस्कशन सेशन है, कोई इशू नहीं है। अगर आप गलत भी बताते हैं तो सब लोग पार्टिसिपेट करें तो ज्यादा अच्छा है, उससे याद भी रहता है। जब आपको आप यही टॉपिक अपने एग्जाम में देखेंगे, कंज्यूमर प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, आपको एकदम से एक रिमाइंड हो जाएगा कि आपने क्या उस टाइम पे डिस्कस किया था। और आपको अगर पूरा चीज नहीं भी पता होगी तो आप लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे उस चीज के लिए। तो जैसा कि कुछ लर्नर्स ने बताया अभी, वो बिल्कुल अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक है। जैसे कि एक ने बताया कि, तन्मय ने शायद बताया कि आप ऑनलाइन भी कुछ शॉप करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें, आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, डेबिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, आप क्या चीज प्रोडक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं जो आपका प्राइवेट प्रोडक्ट है, आप नहीं किसी को बताना चाहते कि आप क्या खरीद रहे हैं। ऐसे ही एक मेवालाल ने शायद बताया कि कोई भी डीड होती है किसी के बीच में, कोई दो लोगों के बीच में, कंज्यूमर के बीच में और सेलर के बीच में, कोई भी डीड है, कोई भी यानी कि एक एग्रीमेंट है या फिर एक नॉर्मल एक प्रिंसिपल मान सकते हैं, मगर एग्रीमेंट भी ना बोले तो, अगर एक प्रिंसिपल है कि आप एक कंज्यूमर के, आपसे कोई की चीज क्या चीज खरीद रहा है, वो कुछ भी हो सकती है। आप एक बिजनेस की अगर बात करें, दो बिजनेस हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दो लोग हैं जो एक ही टाइप का बिजनेस करते हैं, दो लोग हैं जो पेन ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अगर हम पेन की बात करें, पेंसिल की बात करें, तो टू मैन्युफैक्चरर्स आर मैन्युफैक्चरिंग पेंसिल। अब एक मैन्युफैक्चर, क्योंकि वो दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो जहां से अपना रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं वो वहां से डाटा की लीकेज हो कि वो कितना खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, या फिर जहां वो अपना सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो जो प्रोडक्ट है कितना कहाँ पर सेल हो रहा है, क्या उनका जो एक पूरी इंफॉर्मेशन है, जो एक पूरा डेटा है, वो कहाँ पर कैसे सेल कर रहा है, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, कैसे वो अपना एक जो एक प्रमोशन वाली जो एक्टिविटी है वो कैसे कर रहा है। वो कोई भी एक बिजनेस नहीं चाहेगा कि वो उसकी जो प्रिवेसी है, जो प्राइवेट उसका डेटा है, वो लीक हो। तो ये सारा आ जाता है। अगर हम उसे छोटे एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक नॉर्मल, अगर हम एक वेबसाइट पे अगर हम जाकर या फिर हम एक नॉर्मल शॉप पर जाकर हम एक कोई चीज प्रोडक्ट खरीदते हैं,
एक नॉर्मल शॉप का अगर हम एग्जांपल लें, एक हम प्रोडक्ट जाके खरीद रहे हैं, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं नहीं चाहता कि वो किसी को पता चले कि मैं वो खरीद रहा हूँ। अगर वो शॉपकीपर उस चीज को बता देता है, दूसरा एक कंज्यूमर आ रहा है एंड दैट शॉपकीपर टेल्स दैट पर्सन कि ये बंदा तो अभी ये चीज लेकर गया, दैट पर्सन हैव बॉट दिस थिंग, तो वो एक डेटा प्रिवेसी नहीं होगी, डेटा प्रोटेक्शन नहीं होगी। हम ऑनलाइन कोई चीज खरीद रहे हैं तो हम हमारे अकाउंट में ही वो चीजें दिखाई देती हैं कि हमने क्या क्या चीजें खरीदी हैं। हम नहीं चाहते कि हम अभी बहुत लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम वो किसी और को दिखाना कि व्हाट दे हैव बॉट, चाहे वो एक बहुत नॉर्मल सी चीज हो, पर सबकी अपनी नेचर हो सकती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि वो क्या खरीद रहा है, क्या कैसे खरीद रहा है, कहाँ से खरीद रहा है, वो सारी चीजें, उसके क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, डेबिट कार्ड का नंबर क्या है, बैंक डिटेल्स क्या है, वो क्यों अपनी जो प्रिवेसी है वो बताना चाहेगा। तो वो सब आ जाता है कंज्यूमर प्रिवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन में। तो हम इसमें क्या क्या कंसीडर करेंगे ये हम इसमें पढ़ेंगे। हमें ये चीजें ध्यान में रखने के लिए कंज्यूमर प्रिवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को ध्यान में रखने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। जैसे कि अगर हम पहली बात करें, डेटा कलेक्टिंग एंड प्रोफाइलिंग इन रिटेल। डेटा कलेक्टिंग एंड प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक छोटा सा आपने स्टोर खोला हुआ है जिसमें आप एक कंप्यूटर से ऑपरेट करते हैं कि आपके पास कितने कंज्यूमर आ रहे हैं, कौन से कंज्यूमर क्या चीज खरीद रहे हैं और कितनी उनकी एज है। जब आप एक बिल बनाते हैं तो आप मोस्टली आपसे एक ऐसे रिटेल शॉप पे जहां पर एक कंप्यूटर का सेटअप होगा, वो आपसे पूछेंगे आपका नंबर क्या है बिल बनाने से पहले, आपका नंबर क्या है, वो आपका जो आप मेल है या फीमेल है वो डालेंगे और ये सारी चीजें डालेंगे। जब बिल बन के आएगा तो उसमें आपकी सारी चीजें मेंशन होंगी, आपका नाम, नंबर, ये वो। तो ये सारी आपके जो डेटा है वो आपका कलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल करेंगे, एक प्रोफाइल बन जाएगी। प्रोफाइल क्यों बनाई जाती है किसी भी रिटेलिंग में? आप किसी भी, अगर आप नॉर्मल रिटेल में चले जाएं, आप एग्जांपल लें, इजी डे का एग्जांपल ले लें या रिलायंस के स्टोर्स होते हैं, तो वहां पर आपकी एक प्रोफाइल बनी होगी। जब नेक्स्ट टाइम आप उसी चीज को आप उस स्टोर में जाएंगे नेक्स्ट टाइम पे, तो क्या होगा कि उनको ऑलरेडी पता होगा कि आप उनके पुराने कस्टमर हैं, उनके आपके की एक प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होगी। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे जो आपके क्रेडिट पॉइंट्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम उसी चीज को, किसी चीज को परचेज करने जाते हैं, तो आपको कहते हैं कि आपके इतने क्रेडिट पॉइंट्स क्रिएट हो गए हैं, आप इससे कोई सामान खरीद सकते हैं। तो ये सारा प्रोफाइलिंग की वजह से ही होता है। प्रोफाइलिंग और डेटा कलेक्शन इसलिए की जाती है कि आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से कंज्यूमर्स किस टाइप का जो प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं, किस टाइप की उनकी शॉपिंग रहती है, क्या क्या चीजें। क्योंकि मोस्टली हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, कोई भी एक ह्यूमन होता है वो पैटर्न फॉलो करता है कि आपको, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फूड की बात करें, तो अगर किसी एक पर्सन को एक टाइप का फूड पसंद है तो वो उसी टाइप का फूड खाता रहता है, तो हर बार वो उसी टाइप का फूड खरीदता है। तो कंज्यूमर्स की नीड, कंज्यूमर्स का जो एक ट्रेंड है, कंज्यूमर्स क्या चीज खरीदना पसंद करता है, वो प्रोफाइलिंग के अंदर आ जाता है। हमें ऑलरेडी पता चल जाता है। वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रोफाइलिंग की जाती है कि आपको पता है कि आपके पास किस टाइप के कस्टमर्स आते हैं, किस चीज को वो ज्यादा खरीदते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, इसलिए प्रोफाइलिंग की जाती है। अब ये प्रोफाइलिंग आपने कर ली, डेटा कलेक्ट कर लिया, पर आपको इसको प्राइवेट रखना है। आप इसको दूसरी कंपनीज को सेल नहीं कर सकते हैं कि ये देखिए आप, हमारे पास जो कंज्यूमर्स आते हैं वो ये चीजें खरीदते हैं या इस टाइप की चीज खरीदते हैं। तो आप उस चीज को नहीं दे सकते किसी और कंपनी को, वो आ जाता है डेटा प्रिवेसी के अंदर। तो कस्टमर प्रोफाइलिंग इज टिपिकली द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप जब प्रोफाइलिंग करते हैं किसी कस्टमर की, आप एक आईडी बनाते हैं, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं। ये चीजें होती हैं कस्टमर्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि उनका फोन नंबर क्या होगा, उनके जो ईमेल आईडी क्या होगी, ये सारी चीजें, एड्रेस वगैरह, फोटो, नेम। कई बार फोटो और एड्रेस आपके भी जब आप किसी इजी डे या किसी स्टोर में जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपका कार्ड बना देते हैं। जो कार्ड बनाते हैं उस टाइम पे आपकी फोटो भी मांगी जाती है, उस टाइम पे आपकी जो एड्रेस है वो भी मांगा जाता है, ईमेल आईडी मांगी जाती है। तो ये सारी चीजें इसीलिए प्रोफाइलिंग करने के लिए करा जाता है कि आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। उस प्रोफाइल से प्रेफरेंसेस पता चलते हैं, जो हम अभी डिस्कस कर ही रहे थे कि क्या क्या प्रेफरेंस है, कौन सा कस्टमर क्या क्या चीजें वो खरीदता है। और फिर बाइंग पैटर्न्स। बाइंग पैटर्न्स का मतलब खरीदने का एक पैटर्न। बहुत सारे लोग होंगे जो एक ही चीज खरीदते हैं सिर्फ और आ जाते हैं वापस। बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, एक चीज खरीदने जाते हैं और 10 चीज ले आते हैं। तो ये होता है एक पैटर्न खरीदने का। उनको पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन किस टाइप का है। ये सिर्फ प्रोफाइलिंग की वजह से पता चलता है। ये सारे उसके अंदर जो अभी एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, ये सारे प्रोफाइलिंग के ही एक पार्ट हैं कि क्या क्या चीजें प्रोफाइलिंग में आती हैं। कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, जेंडर, परचेज हैबिट्स, इनकम, ये सारी चीजें आ जाती है प्रोफाइलिंग के अंदर।
तो आइडियल कंज्यूमर प्रोफाइल क्या, आइडियल का मतलब वही होता है कि कंज्यूमर प्रोफाइल क्या क्या हो सकते हैं आइडियली, और प्रोफाइलिंग से क्या क्या पता चलता है, हमें क्या पता चलेगा कि स्पेसिफिक पर्सन व्हाट डू दे वांट, क्या क्या होने चाहिए, और ये सारी चीजें आप अपने आप भी पढ़ेंगे तो बड़ी इजीली समझ में आ जाएंगे, डायग्राम आप इजीली समझ सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोफाइलिंग हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंज्यूमर प्रोफाइलिंग का बेनिफिट क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होते हैं किसी की प्रोफाइल बनाने के। कस्टमर सपोर्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप इसको पढ़ लेंगे कि क्या इशू क्या होता है कस्टमर सपोर्ट। चैलेंजेस इन कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ कंज्यूमर्स, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे एज ए बिजनेस, अगर आप बात करें तो आपको क्या क्या चैलेंजेस होंगे कोई भी कंज्यूमर के डेटा को कलेक्ट करने के, मतलब क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको बहुत सारे कंज्यूमर्स मना कर देंगे कि हम अपना डेटा नहीं देना चाहते, बहुत सारे फिर उसके बाद अगर आपने कंज्यूमर्स का डेटा फिर ले ही लिया है तो आपके पास दूसरा चैलेंज क्या है, डेटा सिक्योरिटी, आप उसको मेंटेन कैसे करेंगे कि वो कहीं और ना जाए। तीसरी चीज आ जाती है डेटा एक्यूरेसी, आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्सन का नाम लिख लिया और दूसरे का उसमें नंबर डाल दिया, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। डेटा क्वालिटी भी सेम, वन एंड द सेम थिंग है, एक्यूरेसी और क्वालिटी एक ही बात है। उसके बाद टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, ऐसा हो सकता है आपने डेटा कलेक्ट कर लिया 10 लोगों का, 15 या 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट कर लिया, बट आपकी जो हार्ड ड्राइव है जिसमें आपने डेटा कलेक्ट करा वो हार्ड ड्राइव खराब होगी, तो ये टेक्नोलॉजी चैलेंजेस है। उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप ये कर सकते हैं कि डेटा को आप 2 या 3 जगह रख सकते हैं, जिससे आपकी अगर एक हार्ड डिस्क भी खराब होती है तो दूसरी उस टाइम पे काम आ जाए, क्योंकि आप बार बार तो डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, आपने एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया, आप दोबारा से उन्हीं 1000 कंज्यूमर्स को नहीं बुला सकते हैं, दोबारा से वही चीजें नहीं कर सकते हैं, तो ये वन ऑफ द चैलेंज है। फिर उसके बाद एथिकल प्रैक्टिसेस, ये हम पढ़ चुके हैं, एथिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें डेटा कलेक्शन के चैलेंजेस के अंदर आते हैं। रेगुलेशन, चेंजिंग रेगुलेशन, मतलब आप ऐसा हो सकता है कि आपने डेटा जब कलेक्ट करा, जब कुछ लॉज अलग थे, आप किसी भी कंज्यूमर का इतना डेटा कलेक्ट कर सकते थे, पर अब लॉज चेंज हो चुके हैं, आप उसमें से कुछ एक स्पेसिफिक डेटा को ही रख सकते हैं। आप आपके पास लॉ जो है वो चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दिया कि आप इतना डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते, तो ये भी एक चैलेंज है कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहना पड़ेगा कि आप कितना डेटा कितना ले सकते हैं। कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है कि आप जो आपके जो कंज्यूमर्स हैं उसको आप जब आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उनको बता रहे हैं कि आप उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनका कंसेंट ले रहे हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, इसके अंदर 2 तरीके के आ सकते हैं, इन्फॉर्म्ड कंसेंट या ग्रैनुलर कंसेंट। ग्रैनुलर कंसेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक फॉर्म भरवाते हैं उनसे और उनको डिसाइड करने का एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपना डेटा चाहते हैं, अपना डेटा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, ये होता है ग्रैनुलर कंसेंट। एक होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, क्या आप उसको कंज्यूमर को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका जो डेटा है, आपका जो प्रोफाइलिंग है, मतलब आप का जो डेटा है वो इस चीज के लिए हमें यूज करना है, आपके आपके बेनिफिट के लिए यूज करना है, हम आपको डिस्काउंट्स दे देंगे आपको बाद में, और ये सारी चीजें दे देंगे। वो उसको समझाना, उसके बाद अगर वो अपना कंसेंट देते हैं कि हाँ ठीक है मैं अपना डेटा शेयर करने के लिए रेडी हूँ या रेडी, तो उस केस में वो आ जाता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट के अंदर, आप इन्फॉर्म कर रहे हैं उसके बाद उनका कंसेंट ले रहे हैं। ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट, ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट क्या होता है कि आप एक ऑफर दे रहे हैं कि आप इस ऑफर को लेना चाहते हैं कि नहीं, आप अगर आप ऑफर लेना चाहते हैं तो आपको अपना ये डेटा प्रोवाइड करना होगा, तो वो आ जाता है ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट के अंदर। तो उसके बाद है चिल्ड्रन कंसेंट, चिल्ड्रन कंसेंट है चिल्ड्रंस का कंसेंट लेना उनके डेटा के लिए। थर्ड पार्टी शेयरिंग कंसेंट, अगर आप कंज्यूमर का डेटा कहीं और शेयर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड कंपनी है, फूड कंपनी ने आपका डेटा ले लिया है, अब वो फूड कंपनी चाहती है कि वो दूसरी किसी फूड कंपनी को आपका डेटा दे कि वो आपके क्या चीज आप पसंद करते हैं, कैसे ये चीज आप खरीदना पसंद करते हैं, तो वो शेयरिंग कंसेंट अगर आपसे लेते हैं कि हम आपका जो डेटा है थर्ड पार्टी को शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये थर्ड पार्टी शेयरिंग कंसेंट के अंदर। उसके बाद ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, ये ट्रांसपेरेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसपेरेंट का मतलब वही होता है पारदर्शी एक प्रोसेस रखना। कंसेंट डॉक्यूमेंटेशन, बहुत बार बैंक्स में ऐसा होगा कि आपका डेटा लिया जाएगा और उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन होती है बैंक के अंदर, या और किसी ऐसी जगह के अंदर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें या कोई भी ऐसा एक ट्रेड होगा जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, वहां पर आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी। टेस्टिंग एंड एसेसिबिलिटी, एम्प्लॉय अवेयरनेस, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, एम्प्लॉय अवेयरनेस ये पढ़ चुके हैं। सोर्सेज ऑफ कस्टमर्स पर्सनल डेटा, मतलब कोई भी कस्टमर का जो पर्सनल डेटा है उसके क्या क्या सोर्सेज, कहाँ कहाँ से कोई किसी एक कस्टमर का पर्सनल डेटा हमें मिल सकता है। अगर किसी को कोई आइडिया हो इस बारे में कि हम कहाँ कहाँ से किसी भी
कंज्यूमर का पर्सनल डेटा ले सकते हैं, कहाँ से आ सकता है। वैसे तो आप इस इमेज में देख के बता सकते हैं, बट अपना कोई ओवरव्यू रखना चाहे तो जैसे कि इस इमेज में भी दिख रहा है, जैसे कि इस इमेज में हम देख सकते हैं तो कहाँ से डेटा आप किसी का पर्सनल डेटा आप या फिर किसी का कंज्यूमर का डेटा आप कहाँ से मिल सकता है या कहाँ से होता है। तो सर इस इमेज में जी बताएं बताएं। ये मैं पूछ रही हूँ कि किसी और से नहीं ले सकती? किस और से? पूरा बताएं प्रियांशी, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछ रही हूँ कि जो डेटा है ना वो और कोई से नहीं ले सकती है, मतलब हाँ, ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, पर उसके लिए कंसेंट होना, हमने अभी डिस्कस करा कि किसी का कंसेंट होना, अलग अलग टाइप के कंसेंट होते हैं। यस सर। तो कंसेंट का मतलब होता है उनको, उनकी राय, उनका वो लेना कि भाई वो देना भी चाहते हैं उस डेटा को, नहीं। यस। और ये सर एक प्रोफाइल बनी होती है, उसमें उसमें अपना डेटा सेव करने के लिए, मतलब कि बाई चांस, मतलब कि जो बाई चांस रखने के लिए, जैसे कोई डेटा खत्म हो जाता है, वो पर्सनल डेटा होता है जो मतलब कि कोई मतलब कि एक फॉर्मेट बनाते हैं उसके अंदर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, जितना मुझे समझ में आया कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप किसी रिटेल शॉप में जाते हैं, जैसे कि हमने इजी डे का एक एग्जांपल लिया था, तो उसमें कंज्यूमर का डेटा की एक प्रोफाइल बना दी जाती है आपकी, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ से हैं, और आप किस आपका नंबर क्या है, आपकी ईमेल क्या है, वो एक प्रोफाइलिंग, उसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग। और प्रोफाइलिंग जब एक कर दी जाती है तो उसके हमने फायदे और नुकसान अभी डिस्कस किए थे, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो आता है प्रोफाइलिंग के अंदर। तो सोर्सेज क्या हो सकते हैं किसी भी डेटा को, कंज्यूमर के डेटा को लेने के, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, कहाँ से कंज्यूमर का डेटा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई छोटा सा एक एग्जांपल लेके इसको समझ सकते हैं, ऐसे ही आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि अगर आप एक वेबसाइट पे अपनी इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालते हैं, अगर आप अपनी प्रोफाइल पे अपना नंबर प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रोफाइल पे आप इंटरनेट पे अपना नंबर किसी वेबसाइट को प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपसे क्लिक करवाती हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ता है, एंड दे सिंपली क्लिक ऑन टर्म्स एंड कंडीशन। उन टर्म्स एंड कंडीशन में बहुत बार ऐसा लिखा होता है कि आपका जो डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका नाम, नंबर, ईमेल आईडी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, हम दूसरों से भी शेयर करेंगे। पर क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन कोई नहीं पढ़ता है और उसको सिंपली क्लिक कर देते हैं, तो वहां से आपका डेटा बहुत इजीली दूसरों के पास चला जाता है। आपके नाम, नंबर, आप बहुत बार देखते होंगे कि आपके पास, आपने जिन लोगों को अपना नंबर प्रोवाइड भी नहीं किया है, वो लोग आपको फोन कर रहे होते हैं। तो वो नंबर आपका उनके पास कैसे चला गया, वो डेटा प्रिवेसी की वजह, जो डेटा प्रिवेसी फॉलो नहीं हुई, या फिर आपका इन्फो ऐसा कंसेंट ले लिया गया जो आपको पता भी नहीं है, आप टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दिया, तो आपका नंबर फिर शेयर कर दिया, आगे से आगे शेयर कर दिया गया, और अब आपको एक इंश्योरेंस की कॉल आ रही है, कोई कहीं से कॉल आ रही है, कोई कहीं से कॉल आ रही है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स आ रही हैं। वो इसलिए ही आती हैं क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपना नंबर दिया है और टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक किया है। टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से उन्होंने आपका नंबर फर्दर शेयर कर दिया, और फर्दर से फर्दर, फर्दर से फर्दर, तो वो सारा डेटा प्रिवेसी के अंदर ही आता है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स आपसे टर्म्स एंड कंडीशन क्लिक करवाएंगी। सर हम यही कहना चाह रहे थे, जी मगर मैं कह नहीं पाई थी। जी जी, कोई बात नहीं प्रियांशी, आपने प्रयास किया, वो बहुत अच्छी बात है और सबको करना चाहिए। तो इसके बाद हम डेटा सिक्योरिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेटा मिनिमाइजेशन अप्रोच एक हम इसमें डिस्कस करते हैं। Companies should collect only the data which is necessary to run the objectives effectively. It should be used by them. Legitimate usage of the data and collection. क्या बता रहे हैं, बताइए।
तो किसी को अगर बोलना हो तो प्लीज रेज हैंड करें, फिर बोलें। तो बताएं, कोई जिसने बीच में इंटरप्ट किया था वो बताएं क्या बोलना चाह रहे थे। कोई नहीं, तो अपने माइक्स ऑफ रखें, अगर किसी को बोलना चाहते हैं तो वो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। तो डेटा मिनिमाइजेशन अप्रोच का मतलब क्या होता है, ये क्या हम पढ़ रहे हैं कि आप कैसे जो डेटा अब आपने लिया, किसी भी अगर आप एक बिजनेस है और आप किसी का डेटा ले रहे हैं, तो आप उस डेटा को कैसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस डेटा को कैसे कैसे एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। डेटा सिक्योरिटी सबसे आपका मेजर जो रोल है, आपको जो डेटा आप ले रहे हैं उसको सिक्योर रखना है, उसको आपको डेटा को कहीं भी शेयर नहीं होने देना, आपको उसको एक एक अच्छे एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है जहाँ पे उनका डेटा सिक्योर रहे। डेटा मिनिमाइजेशन का मतलब होता है आपको उतना ही डेटा कलेक्ट करना है जितना आपके लिए नेसेसरी है, आपको उससे ज्यादा डेटा नहीं कलेक्ट करना, क्योंकि जब आपके लिए वो चीज नेसेसरी नहीं है तो आप उस डेटा को क्यों लेंगे। एम्प्लॉइंग ट्रेनिंग ऑन डेटा मैनेजमेंट, कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि डेटा को कैसे मैनेज करना है, कौन सा डेटा कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक नॉन टेक्निकल बंदे को एक डेटा को एक्सेस दे देंगे कि आप ये डेटा को मेंटेन करें, मतलब आपका एक कंप्यूटर जो प्रोफेशनल नहीं भी है, जो कंप्यूटर यूज करना नहीं भी जानता, आप उसको बिठा देंगे कि आप इस डेटा को मेंटेन करो, आप इस डेटा को रखो जो आपके कंज्यूमर्स का डेटा है, कस्टमर्स का डेटा है, और उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती, तो वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है, क्योंकि उस केस में, क्योंकि उस पर्सन को जानकारी नहीं है उस डेटा को कैसे रखना है, तो वो एक फेयर ट्रेड नहीं होगा, फेयर डेटा प्रोटेक्शन नहीं होगी। उस केस में उसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे वो ट्रेनिंग करनी है, और उसके बाद ही उस पर्सन को उस काम पे लगाना चाहिए। देन डेटा एसेस कंट्रोल, देन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे बड़े कॉमन से पॉइंट है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, डेटा एथिकल प्रैक्टिसेस इन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब आपको डेटा को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने आज डेटा को प्रोटेक्ट कर लिया, कल नहीं कर रहे हैं, आप उसको रेगुलरली मेंटेन करेंगे। एआई एल्गोरिथम्स, हैविंग एथिकल एआई एल्गोरिथम्स, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत ही ज्यादा हम सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि बहुत सारे काम पे हम कंप्यूटर को लगा रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। पर कंप्यूटर कोई भी काम करता है तो वो इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, दैट कंप्यूटर विल वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन। आप उसको जैसी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे वो एआई वैसी ही रिस्पॉन्ड करेगा। अगर आप उसको फेयर यानी कि अच्छी यानी बिल्कुल क्लियर एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे जिसमें कोई भी कोई भी लॉस यानी कि कोई भी फेयर प्रैक्टिस होंगी सारी, आप उसको ऐसे प्रोग्राम करेंगे, उसमें ऐसी इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर में जो वो सारी फेयर प्रैक्टिसेस ही फॉलो करेगा, तो वो आ जाएगा हैविंग एथिकल एआई एल्गोरिथम्स में। क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयर, क्रॉस बॉर्डर मतलब होता है कंट्री टू कंट्री। आप एक इंडियन कंपनी को अपना डेटा दे रहे हैं और इंडियन कंपनी के पास आपने अपना डेटा दिया, यानी कि अपना डेटा प्रोवाइड किया, और वो कंपनी दूसरी कंपनी है जो एक दूसरी कंट्री में कोई कंपनी है उसको वो डेटा ना दे, ये सारा भी एक फेयर प्रैक्टिस के अंदर आ जाता है। जैसे कि अगर हम इसको पढ़े, रिटेलर्स एंड कंपनी मस्ट रिटेन फ्रॉम सेंडिंग द डेटा आउटसाइड द कंट्री, क्योंकि अगर आप अपने कंज्यूमर्स का डेटा, अगर हम इंडिया के कंज्यूमर्स का डेटा बाहर भेज देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ऐसी कंट्री के पास भेज देते हैं जो कंट्री फॉर एग्जांपल हमारे हमारे उसके साथ इतने अच्छे रिलेशंस नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, एक बहुत बड़ा, क्योंकि उस कंपनी के पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी या उस गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि किस टाइप के कंज्यूमर्स इंडिया में हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्रॉस बॉर्डर इंफॉर्मेशन ना शेयर करें अपने कंज्यूमर्स की। अगर हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो अगर हम शेयर भी कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करवा के, तो हम सिर्फ अपने विद इन कंट्री शेयर कर रहे हैं उसको, हम उसको क्रॉस बॉर्डर शेयर नहीं कर रहे हैं। डेटा कंसेंट, वेंडर मैनेजमेंट, ये सारे बहुत कॉमन से टॉपिक हैं, ये आप इनको पढ़ेंगे। तो पुटिंग एंड प्राइस ऑन डेटा का मतलब क्या होता है? पुटिंग एंड प्राइस ऑन डेटा एक नया एक नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी गवर्नमेंट एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बना दे कि किसी भी तरह से अगर डेटा किसी भी कंज्यूमर का लीक होता है तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लग जाएगी आपके ऊपर। तो जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स का दिया हुआ है उन्होंने, ये जो मनी जो अमाउंट दिखाया हुआ है ये पेनल्टी अमाउंट ही है। तो किसी भी डेटा लीक के ऊपर अगर हम प्राइस लगा देते हैं कि अगर आपके आपने डेटा लीकेज की किसी भी कंपनी ने,
या किसी भी बिजनेस ने, तो उसके ऊपर इतनी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, इतना वो उसको एक वो देना पड़ेगा, एक जी। तो एक जितना एक उनके ऊपर एक पेनल्टी लगा दी जाएगी, इतना पेनल्टी। तो उस केस में भी क्या होता है कि डेटा प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखा जाता है जब आपकी गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट रूल बना देती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये वही वाली चीजें बार बार थोड़ी सी मिलती जुलती रिपीट होंगी। ये क्या क्या चीजें, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिटेलर्स की या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स की अपना डेटा सिक्योर करने के लिए। हमने रिटेलर्स की ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, वो किस तरह से डेटा सिक्योर करें किसी भी कंज्यूमर का। हमारा क्या फर्ज बनता है एज अ कंज्यूमर कि हम उतने ही अपने राइट्स, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पढ़ें, हम उतने ही राइट्स दें किसी को भी जितने हम देना चाहते हैं। अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड ना कर दें बिना बात के, हम उतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें जितनी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पासवर्ड्स जो है, हम अपने पासवर्ड्स बार बार चेंज करें, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ना दें। तो ये सारा आ जाता है कस्टमर पासवर्ड के अंदर। कंज्यूमर राइट्स इन टर्म्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन। अगर डेटा प्रोटेक्शन की बात करें तो कंज्यूमर के क्या क्या राइट हैं, मतलब अगर कोई उनके साथ उनका डेटा यूज कर रहा है तो कंज्यूमर के क्या क्या राइट हो सकते हैं। तो द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड रिलेटेड टू डेटा शेयर, मतलब आपके पास राइट है कि आपका जो डेटा अगर कोई शेयर कर रहा है, इधर उधर शेयर कर रहा है, तो आपके पास राइट है कि वो आपको बताए पहले और उसके बाद ही शेयर करे। उसके बाद राइट टू असेस द डेटा बाय इंडिविजुअल्स। राइट टू मतलब आपका जो डेटा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके पास राइट है कि वो जब भी इन्फॉर्मेशन किसी के पास शेयर हो, जब आप चाहते हैं उसको शेयर होना। द राइट ऑफ रेक्टिफिकेशन, यानी कि अगर आपने अपना डेटा दे दिया है कहीं पे, तो आपके पास उसको ठीक करवाने का भी राइट है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार दे दिया और बस वही फिक्स हो गया, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अलग अलग पॉइंट दिए हैं। द राइट टू ऑब्जेक्ट, अगर आपका डेटा कोई गलत तरीके से शेयर कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्शन आप दिखा सकते हैं उस चीज पे। अब ये ग्लोबल पॉलिसी है कि ग्लोबली क्या पॉलिसी होती है। एक तो होती है पॉलिसी जो आपकी अपनी कंट्री की पॉलिसीज होंगी, एक होती है ग्लोबली क्या क्या अलग अलग पॉलिसीज होती हैं डेटा के बारे में। तो ये इस डायग्राम में दिखाया गया है, आप इस डायग्राम को पढ़ेंगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है एड्रेसिंग कंज्यूमर कंसर्न्स। ये बहुत ही एक इजी सा टॉपिक है। कंज्यूमर के जो कंसर्न्स होते हैं उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे। जैसे कि हम इनमें से एक अगर कंसर्न पढ़ें, कैन कंपनी अलाउ मी टू डिलीट माय डेटा इफ डिलीटेड 100% विल बी। तो किसी भी कंज्यूमर का एक कंसर्न होगा, अगर हम एक नॉर्मल सी बात करें, हमने एक वेबसाइट पे अपना डेटा दे दिया, अपना नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, पर कल को हम चाहते हैं कि वो वेबसाइट से हम अपना डेटा डिलीट कर दें। तो ये कंज्यूमर का कंसर्न है, मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा डेटा डिलीट हो जाए उस वेबसाइट से। तो मेरा एक क्वेश्चन होगा कि क्या मैं वो डिलीट कर सकता हूँ, इफ आई एम एबल टू डिलीट दैट। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो वो क्या वो 100% डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप एक वेबसाइट रन कर रहे हैं, आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप उसमें जब डेटा लेते हैं तो उस टाइम पे एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ये सारे कंसर्न्स के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। हाँ, आप अपना डेटा डिलीट कर सकते हैं, आप अपनी अगर ईमेल दी है तो उसका आप चाहें तो उसको हटवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं, कंज्यूमर के कंसर्न के अंदर। आपको उनके कंज्यूमर के कंसर्न्स को जस्टिफाई करना है, अपनी बिजनेस के अंदर बताना है कंज्यूमर के कंसर्न्स को। अब सिक्योर डेटा स्टोरेज, जो आपने डेटा स्टोर किया किसी भी कंज्यूमर का, तो कैसे स्टोर करेंगे। एनक्रिप्शन, अगर आपने कभी सुना हो, एनक्रिप्शन क्या होता है। तो एनक्रिप्शन होता है जैसे कि आप अपना कोई भी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं कहीं पे भी। तो ऐसा नहीं है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन आईडी डाली, कोई भी किसी का नाम है अरुण, आपने लॉगिन आईडी डाली अरुण और उसने पासवर्ड भी अपना अरुण ही बनाया हुआ है। तो अगर किसी ने लॉगिन आईडी डाली अरुण, पासवर्ड भी डाल दिया अरुण, तो ऐसा नहीं होता कि वो पासवर्ड और लॉगिन आईडी एज इट इज सर्वर के पास चला जाए। सर्वर यानी कि जहां पर आपका लॉगिन होता है, क्रिएट, जहां पे आपका जहां से आपका जो लॉगिन आईडी है, वो जो आपकी वेबसाइट है जिसपे आप वो लॉगिन आईडी डालना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू होके जाता है उसे सर्वर बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जो आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका नंबर है वो ऐसा का ऐसा ही सीधा सीधा चला जाता है, वो एनक्रिप्ट होके जाता है। यानी कि उसके एनक्रिप्शन मतलब होता है कि 1 2 3 4 अगर कोई आपने नंबर डाला तो वो एज 1 2 3 4 नहीं जाएगा, उसका कुछ ना कुछ कोड बना दिया जाएगा, वो वैसे करके जाएगा, जिससे अगर कोई बीच में उसको हैक करना चाहता है उस लॉगिन आईडी पासवर्ड नंबर को, तो वो बीच में हैक ना कर पाए।
तो ये आता है सिक्योर डेटा स्टोरेज में। कैसे सिक्योर कर सकते हैं? एनक्रिप्शन करेंगे आप डेटा का, आप जो अपने कंट्रोल्स हैं, जो उनका कंज्यूमर का डेटा है उसको सिक्योर करेंगे, बहुत उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत हाई बनाएंगे, किसी भी तरह ना हो। डेटा मेकिंग, एनोनिमाइजेशन, कस्टमर डेटा बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी। तो कस्टमर डेटा बैकअप, बैकअप क्या होगा, डिजास्टर रिकवरी क्या होगी? कि बैकअप की हमने बात करी थी अभी, हार्ड डिस्क वाली हमने बात करी थी कि आप एक आपका जो कंज्यूमर का डेटा ऐसा नहीं है कि वो हार्ड डिस्क खो गई, आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, या हार्ड डिस्क खराब हो गई तो आपके पास कंज्यूमर का डेटा चला गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक की बात करें, ऐसा नहीं हो सकता है कल सुबह आप उठें और आपके बैंक का आपको पता चले कि आपका बैंक का अकाउंट ही नहीं खुल रहा है, उसमें पता ही नहीं चल रहा है कितना पैसा है। तो इसलिए उसे अलग अलग जगह पे स्टोर किया जाता है, अलग अलग जगहों पे स्टोर किया जाता है उसको, डेटा को, जिससे कि अगर एक जगह से वो डेटा किसी वजह से खराब भी हो जाता है, कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, यानी कि कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, और वहां पर जो डेटा स्टोर है, वहां पर जो हार्ड डिस्क स्टोर है वो खराब भी होगी, तो आपके 2 या 3 जगह और भी वो डेटा होता है जिससे कि कंज्यूमर का डेटा लीक ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें मेक एम्प्लॉय अवेयर थ्रू ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एम्प्लॉयज को हमें ट्रेनिंग देनी है प्रॉपर, कैसे वो डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ये सारी आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। डेटा मिनिमाइजेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमें जितना डेटा चाहिए उतना ही हम डेटा कलेक्ट करें, ये डेटा मिनिमाइजेशन आता है। डेटा एसेस एंड कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। डेटा को हम कैसे एसेस करें, कितना डेटा हमें चाहिए, कितना हमें डेटा उसका कंट्रोल करना है, कैसे हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि ये डेटा बताया हुआ है, नेम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, आधार कार्ड डिटेल्स, ये सारा डेटा है जो हम किसी भी बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, कंपनी को प्रोवाइड करते हैं। तो कितना डेटा हमें चाहिए, कितना हमें डेटा कंट्रोल करना है, वो डेटा एसेस के अंदर, कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। थर्ड पार्टी शेयरिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पार्टी हम किसी और, अगर किसी और कंपनी को हम वो किसी कंज्यूमर का डेटा दे रहे हैं तो हमें क्या क्या हमें रूल्स फॉलो करने हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे थर्ड यूनिट ऑलमोस्ट हमने ओवरव्यू इसका थर्ड यूनिट का ले लिया। किसी को थर्ड यूनिट में कोई इशू हो तो पूछ सकता है, हम 2-3 मिनट का गैप लेंगे, उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाए। सर एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया है, सो प्लीज आप क्या एक बार समरी बता सकते हैं पूरे इसी यूनिट की? प्रिया प्लीज मेक श्योर कि आप टाइम पे ज्वाइन करें, क्योंकि 5:30 की सेशन था, आप सॉरी 7 बजे सर, ज्वाइन। सर एक्चुअली घर में शादी थी, इस वजह से थोड़ी सी। कोई नहीं, इसकी जो रिकॉर्डिंग्स है ना, वो हम रिकॉर्डिंग्स भी अपलोड करेंगे, जो रिकॉर्ड हो रही है, जो है, और आपको रिकॉर्डिंग्स के लिंक भी दिए जाएंगे, तो आप ये क्लास या सेशन कभी भी दोबारा सुन सकते हैं। ओके सर। सर बट फिर भी एक बार बस शॉर्ट में इसकी समरी बता देते। वो लास्ट में बताएंगे प्रिया, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।
तो नेक्स्ट यूनिट शुरू करते हैं और उसके बाद लास्ट में 1-2 मिनट में ओवरव्यू लेंगे हमने आज क्या लिया, क्या पढ़ा था। एथिकल प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्ट्स। एथिक्स का मतलब हमने कल से समझ रहे हैं हम एथिक्स का क्या मतलब होता है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या एथिकल प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, वो सारा हम इसके अंदर आएंगे। ये भी चीजें ऐसी लगेंगी आपको डिस्कस करते हुए जैसे हमने ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुकी हैं, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है उनको। तो क्या क्या एक प्रोडक्ट में हमें जो अगर हम कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या एथिकल प्रैक्टिसेस होंगी, हम ये डिस्कस करेंगे इसमें यूनिट में। प्रोडक्ट डिजाइन एंड इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब अगर आप समझ जाएं या प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब अगर आप समझ जाएं तो आप इस पे खुद ही कुछ भी लिख सकते हैं। तो इनोवेशन का मतलब होता है कोई भी नई चीज इनोवेट करना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी नॉर्मल बात करें तो 5G कनेक्टिविटी एक नई चीज है, ड्राइवरलेस कार्स एक नई चीज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नई चीज है, 3D प्रिंटिंग एक नई चीज आई है कि 3D आप प्रिंट कर सकते हैं, अभी तक आप 2D प्रिंट कर सकते थे। तो ये सारी चीजें क्या है, इनोवेशन है। इनोवेशन क्यों इस टॉपिक में जरूरी है, क्योंकि इस टॉपिक का अगर आप दोबारा से अगर आप नाम पढ़ें एथिकल प्रैक्टिसेस, एथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि आप किस तरह से अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐसा बना सकते हैं, यू कैन मेक दोज प्रोडक्ट्स so that they will benefit the consumers, they will benefit the environment, they will benefit all of us. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्राइवरलेस कार्स की बात करें तो किस तरह से हमें बेनिफिट करेंगी कि आपको जो ड्राइवरलेस कार्स होंगी अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे कि बहुत सारे इस पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और ये सब चल रहा है, तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ड्राइवरलेस कार्स का तो ये बहुत ज़्यादा हमें क्योंकि ड्राइवरलेस कार्स सारी हमारी एल्गोरिदम से रन करेंगी, इंटरनेट के थ्रू रन करेंगी, कंप्यूटर्स के थ्रू रन करेंगी। तो इससे बहुत एक जो एक्सीडेंट्स के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाएंगे अगर ड्राइवरलेस कार ऑफ कोर्स अगर वो एफिशिएंट फाइंड होती है। 5G कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमें कैसे फायदा कर रही है वो आपको पता ही है। 5G कनेक्टिविटी से इंटरनेट की स्पीड जो इतनी इंक्रीज हो जाएगी या हो रही है कि आप कोई भी चीज सर्व कर सकते हैं, कोई भी चीज आप बहुत इजीली देख सकते हैं। कोई आपको एजुकेशनल आपको वीडियो देखनी है, अगर आपको कोई एजुकेशनल 5G अगर आप इसी कॉल को अगर आप 5G के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत कोई इंटरप्शन नहीं आएगी। अगर आप नॉर्मल इंटरनेट से करते हैं तो काफी बार ऐसा हो सकता है कि इंटरप्शन आए, पर 5G के थ्रू आपको इंटरप्शन नहीं आएगी। तो इस तरह से इनोवेशन जो है एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है। अगर आप इनोवेट कर रहे हैं तो वो इन फ्यूचर हमें बहुत फायदा करता है। अगर कोई नई चीज इनोवेट हो रही है तो फ्यूचर में हमें बहुत फायदा करेगी, तो इनोवेशन इसलिए जरूरी है। प्रोडक्ट लेबलिंग ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेबलिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो लेबल आप बना रहे हैं किसी प्रोडक्ट का, आप जो उसकी पैकिंग कर रहे हैं उसके ऊपर आप जो लेबलिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट की बात करें, आप एक गीजर खरीदते हैं, वाटर हीटर खरीदते हैं, तो उसके ऊपर लेबल जो आप करते हैं कि उसकी क्या सर्टिफिकेशन है, कहाँ कहाँ से आपने उसकी सर्टिफिकेशन ली है, उसकी एनर्जी स्टार रेटिंग क्या है जो आप देखते होंगे 5 स्टार 4 स्टार, उसके बाद क्या ये प्रोडक्ट रिसाइकल्ड चीजों से बना हुआ है, सस्टेनेबल सोर्सिंग इन द लेबल, उसके बाद सर्टिफिकेशन ऑफ फेयर ट्रेड मतलब आपने गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशंस लिए हैं कि नहीं, आप जो चीजें दिखा रहे हैं लेबलिंग में वो चीजें सच में ट्रू हैं कि नहीं, आप उसमें झूठ नहीं बोल रहे हैं, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। और उसके बाद ड्यूरेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आप उसमें बता रहे हैं क्या उसकी एक्सपायरी डेट है, कैसे कितने टाइम के उसका लाइफ स्पैन है, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, लेबलिंग के अंदर। उसके बाद प्रोडक्ट सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल भी एक एथिकल प्रैक्टिस है। क्या क्या प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल कैसे हो सकती है कि अगर आप प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट है, आप सब कुछ बता रहे हैं कंज्यूमर्स को कि वो प्रोडक्ट को अगर इतने, फॉर एग्जांपल अगर कोई फूड प्रोडक्ट है आप उसमें साफ साफ बता रहे हैं उसके पैकेजिंग पे कि आप इस फूड प्रोडक्ट को इतने ही टेम्परेचर पे बना सकते हैं, इससे ज्यादा टेम्परेचर बनाएंगे तो खराब हो जाएगा, इससे कम टेम्परेचर बनाएंगे तो खराब हो जाएगा। ये ट्रांसपेरेंसी हुई। आप जो फूड प्रोडक्ट को बनाने की जो कंप्लायंस है, रेगुलेशंस है, उनको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, इंडस्ट्रीज ने बनाए हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं।
उसकी टेस्टिंग अच्छे से कर रहे हैं, कंज्यूमर को उसके बारे में एजुकेट कर रहे हैं कि क्या इस प्रोडक्ट को किस तरह से यूज करा जा सकता है, किस तरह से सेफ होगा प्रोडक्ट यूज करना। जैसे कि हमने गीजर की बात की थी, तो गीजर के ऊपर साफ साफ मेंशन है कि किस तरह से आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसकी वार्निंग्स हैं, कौन कौन से सिग्नल्स क्या क्या काम करते हैं, किस सिग्नल पे आपको इस प्रोडक्ट को नहीं यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एथिकली, यानी कि आपको जो मार्केट कर रहे हैं, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं किसी अपने प्रोडक्ट को, आप उसको एथिकली एडवर्टाइज करें। एथिकल का मतलब वही होता है कि आप उसमें झूठ ना बोलें, आप जो क्लेम्स कर रहे हैं वो फॉल्स ना हो। आप ऐसे ना कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फूड प्रोडक्ट है, उसके अंदर प्रोटीन सोर्सेज नहीं भी है, उसके बाद भी आप झूठ मूठ बोल देते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट ऐसे करते हैं कि इसमें बहुत सारा प्रोटीन है और ये है, तो ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, जिंक है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। अगर उसमें नहीं है, आपको एक ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, आपको एथिकल रखना चाहिए। इम्प्लीमेंट थर्ड पार्टी ऑडिट्स। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि आप उसकी कंप्लायंस चेक करना, वो प्रोडक्ट कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, अच्छे से मैन्युफैक्चर हुआ है, वो ऑडिटिंग होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि खुद ही ऑडिट करें, आप थर्ड पार्टी ऑडिट्स को भी इम्प्लीमेंट करें, यानी कि आप बाहर से गवर्नमेंट सोर्सेज या किसी तरह आप किसी भी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है तो उसमें गवर्नमेंट की भी ऑडिट होती है। बाहर से सेंट्रल गवर्नमेंट आपको, स्टेट गवर्नमेंट आपके पास ऑडिटर्स भेजती है जो चेक करते हैं कि आपका जो फूड प्रोडक्ट है उसका ग्रेड ठीक है कि नहीं, तो आ जाती है थर्ड पार्टी ऑडिटिंग के अंदर। सस्टेनेबल मटेरियल्स का वो मतलब वही होता है कि आप, जैसे कि अगर हम बहुत बार सुनते हैं कि आप अभी भी गवर्नमेंट से भी कई बार सुनते हैं कि आप पॉलीथीन का यूज कम करें, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। वो पॉलीथीन जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, वो जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको खराब कर रही है। तो ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम यूज करें, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जो रिसाइकल्ड हो जाएं, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करें जो एनवायरनमेंट को खराब ना करें, वो आ जाता है सारा सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स के अंदर। एनर्जी एफिशिएंसी वही है, जैसे हमने अभी गीजर का एग्जांपल लिया, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एग्जांपल लो, जो एनर्जी रेटिंग वो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो कम इलेक्ट्रिसिटी ले रही है। कम इलेक्ट्रिसिटी लेने से क्या होगा कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ रही है वो बहुत कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि हमारी जो एनवायरनमेंट है वो खराब ना हो। इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोडक्ट को ही हम यूज करें। एंगेजमेंट विद लोकल कम्युनिटीज, आप जहां पर अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं उनके साथ, जो लोकल वहाँ की कम्युनिटीज है उनके साथ एंगेज करें, उनका सपोर्ट लें, उनको सपोर्ट करें। एजुकेशन विद अवेयरनेस प्रोवाइड करें उनको, मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करें। ट्रांसपेरेंसी, ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये आप हर जितने भी बिजनेस का, इस एथिकल बिजनेस का आपके पास टॉपिक होंगे, ट्रांसपेरेंसी हर टॉपिक में ऑलमोस्ट आएगा। आपको हर जगह पे ट्रांसपेरेंसी रखनी है। उसके बाद इम्प्लीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। वही रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वही होते हैं जो आप बार बार रीयूज कर सकते हैं, आप रिसाइकल कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आ जाते हैं। उसके बाद एथिकल डिजाइन, एफिशिएंट एंड एथिकल डिजाइन। आप किसी प्रोडक्ट का ऐसा डिजाइन करें, एथिकल डिजाइन करें कि वो कम से कम एनर्जी कंजप्शन के बाद अच्छे से अच्छा एक आउटपुट दे। सच एज पैसिव सोलर डिजाइन, इफेक्टिव इंसुलेशन, प्रॉपर वेंटिलेशन टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन फॉर हीटिंग, कूलिंग एंड लाइटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप एसी की बात करें तो आप ऐसी इस तरह से डिजाइन करें या आप इस तरह से उस एसी को वहां पर लगवाएं जहां पर इंसुलेशन प्रॉपर है, जहां पर वो एक प्रोडक्ट अच्छी तरह से वर्क कर सकता है बिना कम से कम एनर्जी लिए हुए। उसके बाद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक है जो कोई भी बड़ी इजीली समझ सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, केरोसिन, प्रोपेन, इनका क्या क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, क्या क्या इनके नुकसान है, ये आप पढ़ सकते हैं, बड़े इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद रिसाइकल एंड डिस्पोजल। रिसाइकल का मतलब सबको पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बार बार अगर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, पेपर हो गया, पेपर को भी हम बार बार यूज, कार्डबोर्ड हो गया, प्लास्टिक टायर्स, प्लास्टिक भी कई ऐसी हैं जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। टायर्स होगी, बैटरीज होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स होगी, अगर ये इन प्रोडक्ट्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं, रिसाइकलेबल मटेरियल से हम इनको बनाते हैं, तो वो हमारी एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा कि हम नया कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं, हम प्लास्टिक को बार बार नया नहीं बना रहे हैं, हम उसी प्लास्टिक जितनी अब तक बन चुकी है उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं, या फिर हम उसी बैटरी को बार बार रीयूज कर रहे हैं, या प्लास्टिक को या टायर्स को या मेटल्स को उनको बार बार यूज कर रहे हैं, ना कि हम और बनाते जा रहे हैं जिससे कि जो वेस्टेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पर कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनको आप बार बार रीयूज नहीं कर सकते, उनका प्रॉपर डिस्पोजल क्या होगा। जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई भी एक नॉर्मल घर में रिमोट हो गया, सेल्स हो गए,
तो उनको हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। हमें जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस होती है उसी हिसाब से डिस्पोज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उसे कहीं भी डिस्पोज कर दें, क्योंकि कहीं भी डिस्पोज करने से वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खराब करते हैं। द म्युनिसिपल वेस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, वही कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है म्युनिसिपल वेस्ट की, क्या क्या चीज़ें, जैसे कि सोर्स दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स ब्लॉग, रिसाइकलिंग वेस्ट कैन जनरेट क्रोर्स इन रेवेन्यू इन इंडिया। यानी कि ये वाला अगर आप लिंक क्लिक करेंगे और आप इसको देखेंगे इस वाले लिंक को, तो इसमें बहुत सारे एक रीजंस बताए गए हैं कि कैसे आप उसी प्रोडक्ट को रिसाइकल अगर कर रहे हैं, आप नए दोबारा से नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे, तो उससे कैसे आप कितने पैसे बचा सकते हैं, आप पूरे भारत के कितने से पैसे बचा सकते हैं, वो आप इस पे जाकर देख सकते हैं, लिंक पे जाकर देख सकते हैं। बहुत एक अच्छा लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप अगर उससे रिसाइकलिंग के फायदे क्या हैं, उससे सेव ऑन एनर्जी, आप एक नई चीज बनाने में एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे, आप रिसाइकल करेंगे तो ऑफकोर्स उसमें कम एनर्जी यूज होगी, वेस्ट का रिडक्शन कम होगा। आप अगर नई चीजें ही बनाए जा रहे हैं, पुरानी चीजें नहीं यूज कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वेस्ट प्रोडक्ट जो पिछली चीजें हैं वो वेस्ट हो जाएंगी और वेस्ट बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, खराब होगी। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसका जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें वाटर का यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम रिसाइकल करते हैं उस प्रोडक्ट को, तो हमारे वो जो उस प्रोडक्ट को दोबारा बनाने में वाटर यूज कर रहा है, एनर्जी यूज कर रहा है, वो हमारी बच जाएगी। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है। लार्ज सस्टेनेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमारे जो ओशियंस हैं, फॉरेस्ट हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे हमें हमारे प्रोटेक्ट हो जाएंगे। बेनिफिटिंग कम्युनिटीज, इंपोर्ट रिडक्शन, सिक्योरिटी। जैसे कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर हम रिसाइकल ही कर रहे हैं, तो हमारे जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है कोई भी चीज़ें, हमें कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करने पड़े हैं, उसमें कमी आ जाएगी। अगर हम कम से कम प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे बाहर से, उसके बहुत सारे फायदे हैं हमारे हमारे ना। 9 टॉप प्लास्टिक रिसाइकलिंग स्टार्टअप्स एंड कंपनीज इन इंडिया। देखिए, जो हम प्लास्टिक की बात कर रहे थे, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, तो कौन से ऐसे ऐसे स्टार्टअप हैं, ये 9 स्टार्टअप्स बताए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं एक बारी। ये ऐसे 9 स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने प्लास्टिक को रिसाइकल करने का एक इनिशिएटिव लिया है और ये प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं। ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया के। अब ये वेस्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, वेस्ट को कैसे मैनेज करा जाए, उसके ऊपर एक डायग्राम दिया है। या आप अगर इसको पढ़ेंगे आपको मजा भी आएगा इसको समझने में, और आपको एक बड़ा इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा एक कॉमन सा डायग्राम है, कैसे आप वेस्ट को मैनेज करते हैं, कैसे आप वेस्ट, कौन से वेस्ट को कैसे कैसे मैनेज करते हैं। तो ये यूनिट, 4th यूनिट भी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको 4th यूनिट में कोई इशू है, हम नेक्स्ट यूनिट तो कल ही शुरू करेंगे, एथिकल प्रैक्टिस इन प्रोडक्ट्स 2। एक लर्नर ने क्योंकि कहा था बिकॉज दे हैव जॉइंड लेट, कल से वो प्लीज ध्यान रखें। तो उन्होंने ही और शी, आई थिंक शी सेड कि उन्हें एक ओवरव्यू चाहिए। तो हम एक आज जो हमने 3 यूनिट्स पढ़ी या डिस्कस करी, उसका एक सिंपल सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इस यूनिट में हमने क्या किया था, जो अभी हम रिसेंटली यूनिट पढ़ रहे थे, ये तो उन्होंने सबने सुनी ली है। हम इनसे ऊपर वाली जो 2 यूनिट है उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उन ऊपर वाली यूनिट्स में क्या क्या हुआ था। तो इससे पहले यूनिट थी कंज्यूमर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। इसका अगर मैं एक ओवरव्यू बताऊं, तो कंज्यूमर प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन क्या होता है, ये हम ये कहीं लर्नर्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, हमने जब डिस्कस करना शुरू किया था उससे पहले। किसी भी कंज्यूमर, आप एक बिजनेस हैं, अगर आपने किसी भी कंज्यूमर का एक डेटा, अपने एक डेटा लिया है, आपने उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी या उसका घर का एड्रेस या किसी भी तरह से, किसी वजह से आपने उसका डेटा अगर आपने लिया है, तो उसको आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको प्राइवेट रखना है, आपको दूसरों को नहीं देना, आपको किस तरह से क्या क्या चीजें इसके अंदर है, वो आप इस यूनिट के अंदर हमने डिस्कस की थी। कुछ कॉमन चीजें क्या हैं, जैसे कि अगर आप किसी डेटा का, किसी कंज्यूमर का डेटा लेते हैं, आप उसकी एक प्रोफाइल बनाते हैं कि ये कंज्यूमर इस टाइप के प्रोडक्ट खरीदता है, ये उसका फोन नंबर है, ये उसकी ईमेल आईडी है, इस टाइप के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करता है। तो ये कैसे आपको मेंटेन रखना है, आपको अगर उसका जो
उसके लिए उसको मेंटेन रखने के लिए इस डेटा को आप एक पर्सन को अगर हायर कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्ली ट्रेंड होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है तो ही वो इस डाटा को रख पाएगा। आपको अपने जो डेटा आपने कलेक्ट किया इसका एक बैकअप बनाना है, क्योंकि अगर एक जगह से डेटा डिलीट हो जाता है तो आपको वो डेटा, ऐसा नहीं है कि वो या किसी तो वजह से थेफ्ट हो जाता है वो डेटा, तो आपके पास कंज्यूमर का वो डेटा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास अलग अलग जगह डेटा है और आप उस डेटा को शेयर करना चाहते हैं किसी अदर अदर कंपनी के साथ, आप एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप दूसरी फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ वो डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो आपके पास एक कंसेंट होना चाहिए कंज्यूमर का। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से शेयर कर देंगे, आपके पास वो प्रॉपर एक कंसेंट होना चाहिए, तभी आप उस डेटा को शेयर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन का मतलब यही होता है कि आप किसी भी डेटा को जो आपने कलेक्ट कर लिया है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप खुद कंज्यूमर हैं तो आप अपने डेटा को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आप उतनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जितनी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। वैसे ही जो अगर कोई बिजनेस है तो वो उतनी डेटा को कलेक्ट करेगा जितना उसके लिए नेसेसरी है, ऐसा नहीं है कि वो अननेसेसरी डेटा को भी कलेक्ट कर लेगा। तो ये सारा आ जाता है डेटा का प्रोटेक्शन के अंदर। ये हमने पढ़ा था यूनिट 3 में। अब यूनिट 2 में मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। पूरी यूनिट आप खुद जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो सेकेंड, ये फर्स्ट यूनिट आ गया एथिक्स वाली, ये तो हमने कल पढ़ी थी। ओके, तो सेकेंड यूनिट थी फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन रिटेल बिजनेस। किसी भी रिटेल बिजनेस में, बिजनेस का मतलब हमें पता है, रिटेल का मतलब हमें पता है, उसमें क्या ट्रेड प्रैक्टिस होती है। ट्रेड का मतलब होता है लेन देन, फेयरली कैसे लेन देन, आप क्या प्रैक्टिसेस होंगी, क्या क्या चीजें आप फॉलो करेंगे किसी भी फेयर बिजनेस के अंदर, रिटेल बिजनेस के अंदर, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी यूनिट 2 में। तो एक दो चीजें मैं डिस्कस करता हूँ। फेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब यानी कि फेयर लेन देन कब होगा, अगर हम बिजनेस हैं, अगर हम कोई बिजनेस चला रहे हैं और हम लेन देन कर रहे हैं, तो हम अपना जो रॉ मटेरियल कहीं से खरीद रहे हैं, हम मैन्युफैक्चर करते हैं, हम सेल करते हैं, रॉ मटेरियल कहीं से खरीदते हैं। तो अगर हम कहीं से रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो हमारी लेन देन कर रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल का या लेना कर दे और दे, हम उससे एक प्रोडक्ट बनाकर उसको आगे सेल कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस रखनी है, जहां से आप ले रहे हैं चीजें, उन उन जो सप्लायर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे। अच्छा रिलेशन बनाएंगे, आप एक टाइम पे उनको पे करेंगे, पैसा आप पे कर रहे हैं टाइम पे, या फिर अगर आप टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट रखेंगे, आप उनको बताएंगे कि आपका कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। मतलब वो एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट रहेगी कि कितना आपको प्रोडक्ट चाहिए, कितना नहीं चाहिए, कितना नेक्स्ट टाइम आपको चाहिए, आपको ये सारी चीजें फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आएंगी। अगर आप एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस रखते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि आपके जो एक कम्युनिटी है वो डेवलप हो जाएगी, आपका जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से लोग आपको रिकमेंड करना शुरू कर देंगे। रिकमेंड करने की वजह से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एक रेपुटेशन बहुत अच्छी बन जाती है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की वजह से। तो स्टैंडर्ड, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वही चीजें हमने बार बार पढ़ी। प्रिंसिपल में स्टैंडर्ड्स क्या आपको मेंटेन करने हैं, हमने इसमें 2-3 स्टैंडर्ड्स अगर बात करें तो आपको जेंडर इक्वालिटी रखनी है, आपको अपना जो ट्रांसपेरेंसी है वो रखनी है। ये कुछ टॉपिक थे जो बार बार रिपीट हो रहे थे। ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी है, आपको एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट देना है, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा देना है, आपको एक जो एक जेंडर इक्वालिटी है वो रखनी है। ये सारे आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स में, प्रिंसिपल्स में, आप पढ़ेंगे, बहुत ही कॉमन से हैं ये, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन रखना है, और क्वालिटी हमने अच्छी प्रोवाइड करनी है, तभी एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी। लेबलिंग जो है, लेबलिंग हम अभी भी डिस्कस कर रहे थे, वो अच्छी तरह करेंगे, उसमें कुछ भी फेक चीज नहीं डालेंगे, जो जितना हमारा प्रोडक्ट कर सकता है उतना ही हम मेंशन करेंगे। पैकेजिंग अच्छे से करेंगे, पैकेजिंग जो होगी, पैकेजिंग के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। प्राइसिंग उसकी एक फेयर रखेंगे, कितना प्राइस हमें कितना मार्जिन लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन हम अकॉर्डिंग टू द नीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रमोशन अच्छे से करेंगे, उसमें झूठ नहीं बोलेंगे हम कोई भी प्रमोट करते हुए अपने प्रोडक्ट को। पीपल का ध्यान रखेंगे, कम्युनिटी डेवलपमेंट का ध्यान रखेंगे, हमारा प्रोडक्ट कुछ फायदा करे, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल फेक हो। ये चीजें आती हैं फेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर। तो आज हम 4 यूनिट तक ही हमने करा। ये 4 यूनिट तक हमारा हो गया कंप्लीट। तो हम विल बी डिस्कसिंग फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। किसी को कोई इशू हो तो वो भी पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हम आज का सेशन आज क्लोज करेंगे यहीं पे। सर
हाँ प्रियांशी बताएं। मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मतलब कि जो री रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन भी सेकेंड ईयर का कराना पड़ेगा? री रजिस्ट्रेशन ही सेकंड ईयर का एडमिशन होता है, सेकंड ईयर का एडमिशन को ही री रजिस्ट्रेशन बोलते हैं प्रियांशी। ओके सर। आपने कभी कब लिया था एडमिशन आपने? मैंने वो जून में लिया था। जून 2023 में? यस सर। तो अब आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कब कराना, ये मार्च में कराना है ना? नहीं, री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप अभी भी करवा सकती है। इग्नू की वेबसाइट पे जाइए, री रजिस्ट्रेशन के पे क्लिक करके आप अभी भी करवा सकती हैं। ओके सर। सर अभी तो नहीं हो रहा था। हेलो हाँ जी, सर नेवलाल जी बताएं। सर, मैं ट्राई ट्राई कर रहा था तो अभी नहीं हो रहा था। वो ये कह रहा था कि 1 साल पूरा होने के बाद ही आप करोगे। तो आपने कब लिया था एडमिशन नेवलाल? जुलाई 2023 में सेशन। तो आप, हाँ तो आपको एक एक्चुअली साल हो मैंने गया, आप अब री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर ठीक। सकते हैं, आपको एक साल हो गया। सर थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देते किस यूनिट में, आप टॉपिक बताएं मुझे। हैं। यूनिट 2 में है कोड ऑफ कंडक्ट। सर पेपर से पहले ही लेना होता है री रजिस्ट्रेशन? हाँ, पेपर से पहले ही आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना होता है प्रियांशी। ओके सर। हम्म थैंक यू सर। तो आई थिंक मेवालाल ने पूछा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जैसे कि फीचर्स था बिजनेस एथिक्स के कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट वो होते हैं जो एक रूल्स ऑलरेडी डिफाइंड है किसी भी बिजनेस को करने के, किसी भी बिजनेस के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, वो आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है, रिलेशनशिप हो गया, बिहेवियर हो गया, एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन होगी, आपसे एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारा आ जाता है कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। आपको एक एथिकल बिजनेस करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना ही है, आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको रूल्स को फॉलो करना है, जो प्रिंसिपल ऑलरेडी बने हुए हैं उनको फॉलो करना है। आप वैल्यूज जो अपने अपनी कंपनी की वैल्यूज वैल्यूज बनाई है, वैल्यूज का मतलब वही है कि आप किस तरह से काम करेंगे, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड नहीं करेंगे, कौन सी चीज़ें अवॉइडेबल नहीं है, कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सारी वैल्यूज के अंदर आ जाती हैं। एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आएगा कि आपके एम्प्लॉयज क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी वेज एक्सपेक्ट करते हैं, कितना किस तरह का काम, किस तरह की वर्किंग एनवायरनमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही आता है। उसके बाद रिलेशनशिप, अपने जो सप्लायर्स हैं उनसे रिलेशनशिप, अपने जो सेलर्स हैं उनसे रिलेशनशिप, ये सारे इन सब चीज़ों के एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनको हमने फॉलो करते हैं, जिनको हमने शायद इनमें यूनिट्स में डिस्कस भी किया कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है एक अच्छा, एक एथिकल बिजनेस बनाने के लिए। क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट ही हैं। जो भी हमने प्रिंसिपल डिस्कस करे वो भी कोड ऑफ कंडक्ट ही थे। जो भी हमने जो और टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस करे थे वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आते हैं, जो एक कंपनी को एक एक ग्रो करने के लिए कौन कौन से बिहेवियर्स अनएक्सेप्टेबल हैं, कौन कौन से बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल हैं, किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट हमें देना है, ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। फॉलो करना सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए वो बहुत जरूरी है फॉलो। चलिए फिर हम आज के जो सेशन है यहीं पे क्लोज करते हैं। सर हाँ जी प्रियांशी बताएं। सर फिर अगर मतलब कि पास भी हो जाएंगे या नहीं भी पास होंगे तो भी ये सेकेंड ईयर रहेगा? हाँ, सेकंड ईयर में आपको अभी एडमिशन लेना है, आप चाहे फर्स्ट ईयर में पास हो चाहे ना हो, आपको सेकंड ईयर में अभी एडमिशन लेना है। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका वो 6 मंथ्स आगे चला जाएगा, आपका जो वो है कोर्स है। अगर किसी का कोर्स 2 साल में कंप्लीट होना है, किसी का कोर्स 3 में कंप्लीट होना है, तो वो फिर 3.5 साल में कंप्लीट होगा, 2 में नहीं होगा या 2.5 में होगा फिर। अगर सर जैसा कि बैक पेपर पड़ जाता है तो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो वो वहीं से काउंट होगा। ओके सर। हम्म। और किसी को कोई इशू है तो बता सकता है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है सेशन को क्लोज करने की। ओके सर, थैंक यू बताने के लिए। जी जी, किसी को और कोई इशू हो? सर कि असाइनमेंट स्टडी सेंटर में जमा करना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस से जमा कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं होती है इग्नू की असाइनमेंट फ्रेंडशिप। कोरियर नहीं होते हैं? हाँ, वो अपने स्टडी सेंटर को कोरियर कर सकते हैं आप इस बारे में, आप कौन सा रीजनल सेंटर है आपका? मेरा श्यामलाल है। रीजनल सेंटर, रीजनल सेंटर।
रीजनिंग सेंटर वही है, स्टडी सेंटर है। नहीं नहीं, आप कुछ कंफ्यूज हो रही हैं। रीजनल सेंटर क्या है आपका, ये बताएं। दिल्ली 2 होगा सर। दिल्ली 2। दिल्ली, हाँ सर। तो आप एक बार दिल्ली 2 से मेल करके पूछेंगे। वैसे तो आप अपनी स्टडी सेंटर पे बाय पोस्ट भेज सकते हैं असाइनमेंट, पर कई बार किसी रीजनल सेंटर के रूल्स अलग होते हैं, तो आप एक बार अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करें। ओके सर। नहीं तो आप उन्हें स्टडी सेंटर में बाय हैंड तो जमा करवा ही सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। सर मार्क्स अपलोड नहीं हुए अभी तक असाइनमेंट के फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबमिट किए थे। तो आपके पास रिसीट होगी असाइनमेंट की, उस रिसीट को हाँ लगा के सर। रीजनल सेंटर को मेल करिए। ओके सर। सर ये कब तक असाइनमेंट कब तक जमा होंगे? अभी आई थिंक 31 मार्च होगी, पर आप एक बार चेक करिए अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट खोल के चेक करिए उस पर क्या डेट डली हुई है। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी 31 मार्च ओनली। 31 मार्च होती है मोस्ट प्रॉब्ली डेट। ओके सर। जी, लास्ट डेट। सर स्टडी सेंटर जाके पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। आपको अगर कोई इशू आए तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं अपने स्टडी सेंटर पे जाके। ओके सर। सर हेलो जी जी, बताएं बताएं। सर, एबीसी अकाउंट से क्या बेनिफिट होता है स्टूडेंट को, थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? किसमें? एबीसी अकाउंट के लिए एक नोटिफिकेशन आया था, हमने बनाया है। एबीसी अकाउंट? जी। एबीसी अकाउंट के बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है, फिर भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक बार ही पता कर लूंगा कि रीजनल सेंटर चंडीगढ़ से एबीसी अकाउंट का क्या है। ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, चलिए फिर सेशन आज का क्लोज करते हैं, अगर कोई और किसी को इशू नहीं है तो। गुड इवनिंग सर। ठीक है जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। गुड इवनिंग सर।